एक सर्कुलर आर्क के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा, इस टॉपिक से हम लोग आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर एक चार्ज्ड बॉडी ड्रॉ किया है जो सर्कुलर आर्क के शेप में है। और इस सर्कुलर आर्क की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि सर्कुलर आर्क का जो कह सकते हो कि ये सर्कुलर आर्क को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। इस सर्कुलर आर्क का रेडियस गिवन है, इसका सेंटर ये है और ये जो सेंटर है और इसका एक सरकमफरेंस का एक पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है आर है, और इसको हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क। और ये जो सर्कुलर आर्क है इसका दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट है सेंटर से अल्फा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, और ये जो सिंपल सा कह सकते हो कि ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है ये सर्कुलर आर्क विद द सेंटर ऑफ दिस आर्क, ठीक है। और इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंडीशन लेकर हम लोग चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और उसका चार्ज डेंसिटी गिवन है। और ये कैसा चार्ज डेंसिटी गिवन है, क्योंकि अलोंग द सर्कमफ्रेंस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो कि सम अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्मली इस सर्कुलर आर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको लेम्डा के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। टोटल चार्ज गिवन नहीं है, उसको लेम्डा के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क गिवन है, ये जो पूरा आर्क इसके सेंटर से जो एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है ये गिवन है, और इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है ये गिवन है, और उसके साथ उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग लेम्डा कंसीडर कर रहे हैं। और इस रिंग की वजह से, इस सर्कुलर आर्क रिंग की वजह से इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का जो वे है या जो अप्रोच है वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो उसके थ्रू उस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको 8 स्टेप बताया था, और इन 8 स्टेप को आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो। और ये शॉर्टकट क्या है कि सिंपल आपको मैंने 8 स्टेप को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, और इसको लिख देता हूं एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है, पीसी का ईडीएम होता है। ये जो लाइन है इस लाइन को याद रखना बहुत टफ नहीं है, लेकिन इस लाइन के थ्रू, इसको हम लोग न्यूमोनिक्स कहते हैं, और इस लाइन के थ्रू आप इसके सेंटर पर मतलब कोई भी कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो लाइन है इस लाइन को मैं इस तरह मैंने लिखा है कि एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है। इस लाइन को बस आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हो कि इस लाइन में आपका इनिशियल जो टोटल 6 स्टेप्स है ये सारा का सारा 6 स्टेप इसके अंदर आ गया, और लास्ट का 2 स्टेप मतलब 7th स्टेप और 8th स्टेप ये 2 स्टेप आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। केवल 6 स्टेप जो स्टार्टिंग का था उसको मैंने लिख दिया, मतलब जो पिछली क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी की वजह से जो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक एल्गोरिथम बताया था, उसमें टोटल 8 पॉइंट मैंने बताया था। चाहे आप पहले मेथड यानी वेक्टर मेथड के थ्रू इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करो या स्केलर मेथड के थ्रू इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करो, दोनों केस में मैंने टोटल आपको 8 स्टेप बताया था। और मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर किसी भी तरीके से बनाते हो तो टोटल जो 8 स्टेप्स है उसमें से 6 स्टेप्स दोनों मेथड में कॉमन है, और उन 6 स्टेप को मैंने यहां पर एक लाइन के अंदर लिख दिया, क्योंकि इस लाइन को आप हमेशा दिमाग में रखोगे तो वो सारे स्टेप्स आप भूल नहीं सकते हो, आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक है। और लास्ट 2 स्टेप आप चाहे वेक्टर फॉर्म यूज करोगे तो लास्ट 2 डिफरेंट होगा, स्केलर फॉर्म यूज करोगे तो जो लास्ट का 2 स्टेप है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि अभी जो इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये पिछले जो एल्गोरिदम को हम लोगों ने पढ़ा था, और जो ये एल्गोरिदम है 8 स्टेप वाला उसको यूज करके इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो एल्गोरिदम आप किसी भी तरह के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिचुएशन होगा वहां पर आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको यूज करके हम यहां पर कैसे इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं,
तो एक एक स्टेप को हम इंप्लीमेंट करके यहाँ इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, तो आपको हो सकता है कि एल्गोरिथम याद ना हो, लेकिन अगर ये लाइन याद रखते हो कि एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है, ये लाइन क्या है भाई जल्दी बताओ, एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है, एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है, और पीसी का मतलब जानते हो, एलसीडी का मतलब भी जानते हो, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप सारे स्टेप्स को इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो या किसी भी तरह की सिचुएशन में, ठीक है। तो एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है, इसको यूज करके हम लोग यहाँ इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो एल का मतलब स्टार्टिंग अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो लेटर है, इस लेटर का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब लोकेशन, कहने का मतलब क्या है कि अब इस रिंग की वजह से इस O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एल का काम करेंगे। एल का मतलब क्या है कि हम लोगों को लोकेट करना होगा, पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को पता है कि ये वाला रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां पर इसका जो फील्ड इसके सराउंडिंग स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके फील्ड की वजह से यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फाइंड आउट, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, पहला स्टेप कंप्लीट, इसके बाद सी, एल के बाद क्या है, सेकेंड स्टेप क्या था, सी था। सी का मतलब कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम लोगों को फाइंड आउट करना है वहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और शायद आपको ध्यान में होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे क्या इस गिवन कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए कोई ऐसा लाइन है जो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करे। तो एटलीस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री को वन एक्सिस बनाएंगे और अदर एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगा। तो सी मतलब जो सेकेंड स्टेप है सी था, मतलब पहला स्टेप क्या था, एल लोकेट करना था, लोकेशन को कर दिया। सी का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कहां ड्रॉ करोगे, यहां ड्रॉ करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने से पहले मतलब कि जिस पॉइंट को क्या करना है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करते हुए एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले कि इस गिवन अरेंजमेंट में एक ऐसा लाइन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करे। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि उसके लेफ्ट या राइट या उसके अप एंड डाउन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिमेट्रिकल होगा, तो उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि यहां पर इस तरह का एक लाइन हमको मिल जाएगा। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें कि ओरिजिन से इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो लाइन होगा, इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हो कि अगर कहीं मैंने गलती नहीं की है तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके राइट के तरफ जिस तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या जितने डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे इसके लेफ्ट की तरफ भी क्या है उतने ही है। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते समय क्या कंसीडर करना था कि एटलीस्ट वन एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करे। दैट मींस सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेना, तब आप वहां पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है इसको हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है दिस एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन यहां से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है इसको हम लोग कह दिए एक्स एक्सिस, ठीक है। देख लो सिंपल, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री था इसको वाई एक्सिस ले लिए और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है। दो स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप आते हैं। थर्ड स्टेप पे आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने थर्ड स्टेप के लिए यहां पर डी लिखा है। डी का मतलब क्या है कि थर्ड स्टेप आप ध्यान रखो कि डी का मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना है, मतलब सिलेक्ट करना है या पिक आउट करना है फ्रॉम द गिवन कंटिन्यूअस बॉडी। तो जो कंटिन्यूअस बॉडी है वहां से वहां पर उस बॉडी पर या उसके लेंथ पर या उसके सरफेस पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करना है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो ऑलवेज दोनों एक्सट्रीम लोकेशंस के बीच में होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अब आपको करना क्या है कि इस रिंग पर, थर्ड स्टेप क्या है कि इस रिंग पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना है, और वो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच में आपको कंसीडर करना है। तो वो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग कहां लेंगे, आप कहीं भी ले सकते हो, इसके और इस पॉइंट के बीच में आप कहीं भी डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो
हम यहां पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर कर लिए, एक छोटा सा लेंथ, और ये जो लेंथ है ये छोटा सा लेंथ है और ये बहुत छोटा सा लेंथ, इस तरह हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका लेंथ मान लेते हैं dx है। एक dx लेंथ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरह हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। क्लियर? अब सोचो, जैसे ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप ये था कि वी नीड टू सिलेक्ट और डिफरेंशियल एलिमेंट फ्रॉम द गिवन कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। इसके बाद अगर हम आएंगे तो ये थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पर आते हैं, तो फिर से ये लाइन हम लोग याद रखेंगे, एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है। तो फोर्थ स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पी है, पी का मतलब क्या है? पोजीशन। क्योंकि आप जैसे ये लाइन याद रखोगे ना, आप खुद से रिलेट कर पाओगे एक एक स्टेप को। तो थर्ड स्टेप ये था कि वी नीड टू सिलेक्ट अ डिफरेंशियल एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट, वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या है कि जो भी हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, वी नीड टू, कह सकते हो, वी नीड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द दैट डिफरेंशियल एलिमेंट। उस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन हमको बताना होगा कि वो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसको हम लोगों ने कहाँ कंसिडर किया। तो उसके लोकेशन को बताने के लिए आपको पता है कि इसका लोकेशन कैसे बताओगे? या तो लीनियर होगा, नहीं तो क्या होगा? एंगुलर होगा। तो डेफिनेटली एंगुलर होगा, क्योंकि ये अलोंग द सर्कमफ्रेंस ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका लोकेशन जब भी बताएंगे तो एंगुलर लोकेशन बताएंगे। लेकिन एंगुलर लोकेशन बताते समय आपको ये ध्यान में ये बात रखनी होगी कि एंगुलर लोकेशन बताने के लिए एक रेफरेंस एक्सिस लेना होगा। विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस एक्सिस इसका एंगुलर लोकेशन बताएंगे। तो आप खुद से देखो, क्या हम y एक्सिस को या x एक्सिस, किसको हम रेफरेंस एक्सिस लें? तो आप देख सकते हो कि अगर इससे लोकेशन, इसका एंगुलर लोकेशन दिखा सकते हो और इससे भी दिखा सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि जब आप लिमिट पुट करोगे इंटीग्रेशन में तो इस एक्सिस से अगर इसका एंगुलर लोकेशन दिखाते हो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। इसलिए आपको लोकेशन दिखाना कौन सा सही रहेगा? यहां से। और यहां से जब लोकेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा। आप देखो, मान लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एक जो लोकेशन है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एक जो लोकेशन है, हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एक जो लोकेशन है, इस तरह कुछ दिखा देते हैं। ये जो एक एंड है इसका, ये कुछ एंगल पर होगा, और इस एंगल को हम ऐसे शो करें कि यहां से ये क्लॉकवाइज सेंस में y एक्सिस से थीटा एंगल पर लाई कर रहा है। कितने एंगल पर लाई कर रहा है? थीटा एंगल पर लाई कर रहा है। क्लियर? ठीक है। मतलब ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका फोर्थ स्टेप क्या था? जब इस तरह के सम्स को हम लोग प्रोसीड कर रहे थे, इस तरह के डेरिवेशन को, तो फोर्थ स्टेप ये था कि उसका पोजीशन ड्रॉ करना। तो इस एलिमेंट का रिलेटिव टू दिस y एक्सिस, ये क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल पर एक किसका एंड है? सेकेंड एंड का भी लोकेशन आपको दिखाना होगा। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहां से जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और ये सेकेंड एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट का जो सेकेंड एंड है, इससे ये जो एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहां से यहां तक ये एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डी थीटा। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? डी थीटा। ठीक है। क्योंकि उसका पोजीशन ड्रॉ करना होगा, तो उस एलिमेंट के एक्सट्रीम लोकेशन का लोकेशन दिखाना है। तो रिलेटिव टू दिस y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लेकर इसके रिलेटिव ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसका एक जो एंड है वो थीटा एंगल पर लाई कर रहा है, एंगुलर पोजीशन थीटा पर है, और जो अदर एंड है वो कितने एंगल पर है? डी थीटा एंगल पर लाई कर रहा है। ठीक है। तो अभी तक हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? फोर्थ स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया कि जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेना था, उस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन या पोजीशन, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आपको एंगुलर या लीनियर लोकेशन ड्रॉ करना था, हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है भाई? फिफ्थ मतलब सीसी का मतलब क्या है कि चार्ज, मतलब जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग लेते हैं, आप देखना कि 2-3 डेरिवेशन के बाद ये सारे स्टेप्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए ये लाइन याद रखना, एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है, ये आपके लिए बहुत काम का चीज है। ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप सीसी का मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग लेते हैं, उस डिफरेंशियल एलिमेंट के चार्ज को उसके चार्ज डेंसिटी से रिलेट करते हैं। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी
अगर उस पूरे कंटिन्यूअस बॉडी का देखें जो सर्कुलर आर्क ले रहे हैं, इस सर्कुलर आर्क का जो चार्ज डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, और ये किस टर्म गिवन है, लेमडा के टर्म में। तो हमको करना क्या है कि ये जो एलिमेंट्री होगा, इस एलिमेंट्री का कुछ चार्ज होगा और इस चार्ज को dq मान लेते हैं। मतलब ये जो dq होगा, क्योंकि इस एलिमेंट्री का लेंथ अगर डिफरेंशियल लेंथ है तो ड्यू टू दिस लेंथ ये जो चार्ज एक्वायर करेगा, ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो चार्ज एक्वायर करेगा इसका अमाउंट भी बहुत ही कम आएगा, और इसके अमाउंट को हम इसीलिए डिफरेंशियल चार्ज कर रहे हैं और इसको हम लोग dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा क्यू से नहीं कर रहे हैं। dq का मतलब क्या कि डिफरेंशियल चार्ज होगा, इस चार्ज का अमाउंट बहुत छोटा होगा क्योंकि लेंथ ऑफ दैट डिफरेंशियल एलिमेंट dx बहुत छोटा है, तो वो जो चार्ज एक्वायर करेगा उसका चार्ज का अमाउंट भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग सीधा मतलब इस dq को फाइंड आउट करना है, किसके टर्म में, इसको रिलेट करना है विथ लेमडा, मतलब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इससे रिलेट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dq मतलब चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री कितना आएगा भाई, तो इस एलिमेंट्री पर जो टोटल चार्ज आएगा हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है और इसका लेंथ कितना है भाई, dx है, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री पर जो नेट चार्ज होगा वो निकल गया, ये जो डिफरेंशियल चार्ज होगा वो लेमडा इंटू dx आएगा, उसको हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट इसके बाद अब देख सकते हो कि ये वाला LCD PC ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गया, और का मतलब ये का लिख देते हैं तो सही होगा, का लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो LCD PC का EDM होता है, तो ये जो टर्म है EDM का मतलब क्या है, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, और D का मतलब इसका डायरेक्शन, और M का मतलब मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है, और E का ये जो ED है, ED को मिलाकर इसको सिक्स्थ स्टेप ले सकते हैं। मतलब सिंपल कह सकते हो कि ये टोटल का टोटल सिक्स्थ स्टेप, तीनों सिक्स स्टेप में आ गया। ठीक है, EDM का मतलब क्या है, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, D का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, और M का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल आप समझो कि यहां से जैसे ही dq निकाले तो 5वां स्टेप कंप्लीट, और 6th स्टेप में क्या करना है कि जो भी ये डिफरेंशियल चार्ज या ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो भी यहां सेट करेगा उसका कुछ डायरेक्शन आएगा। तो इस dq को थोड़ा सा इधर साइड में लिख देते हैं जो सही रहेगा। तो यहां पर मैंने dq लिख दिया कि dq जो आएगा वो लेमडा इंटू dx आएगा। ठीक है, ये dq हम लोगों ने यहां लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, EDM का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पहले ड्रॉ करते हैं। तो डायरेक्शन किसकी वजह से ड्रॉ करना है, तो आप कह सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये यहां पर एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, दैट मींस एक एरो सेट करेगा, और उस एरो का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। तो यहां +1 चार्ज रखो, तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट पर भी प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज है तो इस +1 पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट अप बाय दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम ऐसे ड्रॉ कर दिए कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेटअप करेगा, एक एरो सेट करेगा, और उसको मैंने यहां दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है यहां इसने सेट कर दिया। ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को भी हम लोग DE वेक्टर नाम देंगे। डी वेक्टर क्यों नाम देंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा इसका अमाउंट भी बहुत कम होगा, क्योंकि चार्ज ऑफ दैट एलिमेंट्री बहुत ही डिफरेंशियल चार्ज है, बहुत ही कम है, इसलिए इसकी वजह से जो फील्ड यहां सेटअप होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट हम लोगों के पास है यहां से ये जो डी वेक्टर है इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम एक नोटेशन हम लोगों ने इसको दे दिया, और ये जो नोटेशन होगा इस नोटेशन को हम लोग कह सकते हैं डी वेक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद आप देख सकते हो y एक्सिस को इधर एक्सटेंड कर देते हैं, x को इधर एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, क्लियर। ये y को इधर एक्सटेंड कर दिए, x को इधर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, डी वेक्टर ऐसे सेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, सिक्स्थ स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ड्रॉ करना था, उस डायरेक्शन को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट जैसे ही डायरेक्शन ड्रॉ किया उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तब वो टोटल सिक्स स्टेप हम लोगों का कंप्लीट होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, डी वेक्टर यहां से एरो हटा दिए, ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा, क्योंकि मॉड ऑफ टी वेक्टर का मतलब होता है सिंपल डी वेक्टर लिख सकते हैं, तो वहां पर डी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद इस डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे निकालोगे, तो हम लोग को पता है कि जो भी डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट लेते हैं वो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है, या सिंपल कह सकते हो कि दिस डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर यहां सेट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होता है उस फॉर्मूला को हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो डी सेट करेगा इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका चार्ज डिफरेंशियल चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या आ जाएगा यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब कह सकते हो कि जो डी वेक्टर आएगा, इस डी वेक्टर को हम लोगों ने यहां लिख दिया, ठीक है, तो एक फॉर्मूला डी का ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। इसके बाद ये सिक्स्थ स्टेप कंप्लीट हो गया, टोटल 6 स्टेप था, और 6 स्टेप्स को निमोनिक्स के थ्रू, इस प्रोसेस को निमोनिक्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को वन लाइन में अगर हम याद रखते हैं तो दिस कर सकते हो कि प्रोसेस इज कॉल्ड निमोनिक्स, ठीक है। खैर ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक तरीका होता है किसी चीज को याद रखने का। अब क्या है कि 6 स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आते हैं 7वें स्टेप पर। 7वें स्टेप से हम लोगों का 2 रास्ता वहां से मिलता है, हम लोगों को 2 रास्ता मिलता है। 7वें स्टेप से हम लोगों को 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो अब इस कैलकुलेशन को हम वेक्टर के थ्रू लेकर आगे बढ़े, या इस कैलकुलेशन को हम स्केलर के थ्रू लेकर आगे बढ़े। और मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर के थ्रू इस कैलकुलेशन को आगे लेके चलेंगे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो ये मेथड यूनिवर्सल होता है, ये आपके पास फ्रीडम है, इसको अप्लाई करोगे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट विल टेक सम टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसलिए अगर हम इसको स्केलर से अगर हम लोग इंटरेस्टेड ये हैं, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को स्केलर मेथड से कैलकुलेट करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्केलर मेथड तभी अप्लाई होगा जब आपको लाइन ऑफ सिमेट्री उस सिचुएशन में मिल रहा होगा, तभी आप स्केलर मेथड यूज कर सकते हो। और जब लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाए तो स्केलर मेथड यूज करना आपके लिए बहुत सही होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है कंपेयर टू वेक्टर मेथड। तो 7th स्टेप से हम लोगों के पास 2 रास्ते वहां से निकल के आते हैं, एक होता है वेक्टर मेथड, एक होता है स्केलर मेथड। और दोनों मेथड को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको समझाया था। तो यहां पर मैंने बताया था कि स्केलर मेथड में कैलकुलेशन बहुत कम होता है, इट इज इजियर टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ, कर सकते हो कि स्केलर मेथड। लेकिन वेक्टर मेथड आप कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है। लेकिन स्केलर मेथड के साथ दिक्कत क्या है कि ये केवल कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में अप्लाई होगा, जहां पर उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तभी आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या यहाँ हम लोग चेक करते हैं कि स्केलर मेथड हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है इट एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अबाउट दिस एक्सिस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, अबाउट दिस एक्सिस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, कह सकते हो कि इट शोज सिमेट्री, मतलब कह सकते हो कि अबाउट दिस लाइन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री शो कर रहा है। दैट मीन्स इसको यूज करेंगे, मतलब यहां आगे फर्दर जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें हम लोग वेक्टर मेथड यूज नहीं करेंगे, स्केलर मेथड। और स्केलर मेथड अब कैसे यूज करते हैं, तो 7th स्टेप आपको याद होगा कि 7th स्टेप में स्केलर मेथड में शायद आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। मैंने वहां बताया था कि जो डी वेक्टर है इसका कंपोनेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही कंपोनेंट्स पहले निकालते हो तो पहले एक एलिमेंट तो ये ले लिए,
ठीक है। उसके अच्छा एक काम करो, 7th स्टेप हम लोग स्केलर फॉर्म का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा था इसको ड्रॉ कर दिए हो, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लियो। अब जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उस लाइन ऑफ सिमेट्री को प्लेन मिरर मानकर, उस लाइन ऑफ सिमेट्री को प्लेन मिरर मानकर इस एलिमेंट्री का एक मिरर इमेज ले लो अबाउट दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट इस जो एलिमेंट्री है इसका एक मिरर इमेज लेंगे तो ऑब्वियसली हमको पता है कि अगर इसको मिरर की तरह ट्रीट करें, अगर इफ दिस लाइन एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर, then the image of this differential element will be located at this location और in front of this element, इस एलिमेंट के इन फ्रंट में लाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल, जब भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो यहां क्या करना, इसको मिरर मानते हुए इस डिफरेंशियल एलिमेंट का इमेज ले लेना। तो इसका इमेज अगर देखोगे तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर यहां कहीं लाई करेगा, ऐसे कुछ लाई करेगा, ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो इस तरह कुछ लाई करेगा, ठीक है। मतलब यहां पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट इस तरह कुछ लाई करेगा, ठीक है, इस तरह कुछ लाई करेगा, ठीक है। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, यहां से इसका मिरर इमेज हम लोग ले लिए, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन यहां ले लिए तो इस तरह कुछ आएगा। तो कह सकते हो कि एग्जैक्टली इसके ठीक सामने यहां पर और यहां पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट इसी की तरह आएगा। और ये अगर थीटा एंगल पर होगा तो ऑब्वियस बात है, अगर ये एलिमेंट इसका मिरर इमेज है तो ये भी कितने एंगल पर होगा भाई, ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से इस y एक्सिस से अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट से ये इस सेंस में थीटा एंगल पर होगा और इसका ये जो अदर एंड है ये भी कुछ एंगल बनाएगा और इस एंगल को क्या ले लेंगे, डी थीटा। क्लियर, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जैसा एलिमेंट्री था एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का इसके ठीक सामने के एलिमेंट्री ले लिए। शायद आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जब भी हम लोग स्केलर मेथड यूज करते हैं तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है उस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट उस एलिमेंट्री का मिरर इमेज लेते हैं और वो जैसे ही मिरर इमेज लोगे अब उसकी वजह से आपके ये तो इंटेंसिटी वेक्टर सेट कर रहा था, ये भी इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा। तो इसके इंटेंसिटी वेक्टर को, दोनों के इंटेंसिटी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो ये बताओ कि इसका इंटेंसिटी वेक्टर किधर होगा, तो इसका इंटेंसिटी वेक्टर एकदम एग्जैक्टली इस तरह कुछ होगा, इस तरह आएगा। एक एरो ये भी इस पॉइंट पर सेट करेगा, तो एक एरो ये भी इस पॉइंट पर सेट करेगा और इस एरो को हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये एक एरो सेट कर रहा था, ये एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट कर रहा था, ये भी एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट कर रहा था। एंड ड्यू टू सिमेट्री कह सकते हो कि ये जितने अमाउंट का वेक्टर होगा सेम अमाउंट का ये डी वेक्टर भी होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम आएगा और डिस्टेंस भी सेम आएगा। तो इसका डी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये इसका डी वेक्टर ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्या करोगे, क्लियर, 7th स्टेप पर ही अभी हम लोग है, ठीक है। क्योंकि इसको आप लोग को पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इस सिचुएशन में मिल रहा है तो इसको हम लोग स्केलर मेथड से यूज करेंगे और यहां पर नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करोगे, अब करना क्या है कि इस इंटेंसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट फाइंड आउट करो और इस इंटेंसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट फाइंड आउट करो और चेक करो कि इन दोनों का कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। क्योंकि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो डेफिनेटली इस वेक्टर का जो एक्स या वाई कंपोनेंट कोई भी इसके एक्स या वाई कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, ये डेफिनेटली करेगा, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। क्योंकि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिला तो ऑब्वियस ही बात है दोनों इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ड्यू टू सिमेट्री। चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। तो आप देख सकते हो कि दिस डी वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स, इस डी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। तो इसका दो कंपोनेंट निकालते हैं, कैसे निकालोगे, तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका कंपोनेंट निकालने के लिए ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो ये एंगल थीटा है, दैट मीन्स ये एंगल भी थीटा होगा। ये अगर थीटा है, यहां से यहां थीटा है, तो ये देख सकते हो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस डी का दो कंपोनेंट होगा। इससे ठीक एक प्रोजेक्शन यहां ले लो, इसके हेड से प्रोजेक्शन यहां ले लेते हैं। तो इसका हेड का प्रोजेक्शन मतलब यहां हेड बनेगा और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, एक डी ई कॉस थीटा, देख लो। और फिर इसका प्रोजेक्शन, इसके हेड का प्रोजेक्शन यहां ले लो। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, यहां हेड होगा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डी ई साइन थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा। दैट मीन्स दिस डी वेक्टर has two components. One component d cos theta is directed along negative y axis and other component d sin theta is directed along
नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इस वेक्टर का दो कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट यहां से प्रोजेक्शन डाल देते हैं वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालोगे तो इधर इसका एक कंपोनेंट आएगा जो इसी पर लाई करेगा, लेकिन मैं बगल में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये कितना आ जाएगा डी कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्यों आएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। या ड्यू टू सिमेट्री अगर ये थीटा एंगल बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा। सिंपल देखो ना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो कह सकते हो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन के लॉन्ग, और इस लाइन के लॉन्ग कौन सा कंपोनेंट आएगा, डी कॉस थीटा। मतलब इसका वाई कंपोनेंट नीचे आएगा, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट नीचे आएगा, और इस वेक्टर का अगर एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो इसका यहां पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसा कुछ आएगा और इस तरह कुछ आ जाएगा। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे इसको आपने ड्रॉ किया, अब ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर को जो एक दूसरे का मिरर इमेज था, तो इन दोनों का जो इंटेंसिटी वेक्टर था, इन दोनों इंटेंसिटी वेक्टर को ड्रॉ किए और फिर इन दोनों इंटेंसिटी वेक्टर को अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिए। और कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो जो एक्स कंपोनेंट होगा दोनों वेक्टर का, मतलब इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, डी साइन थीटा है, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डी साइन थीटा है एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डी साइन थीटा है एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड बोथ वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर having same magnitude but they are opposite to each other. That means कह सकते हो they get cancelled out by each other. दोनों वेक्टर एक दूसरे के थ्रू कैंसिल आउट हो जाएंगे। That means आप कह सकते हो कि ये वेक्टर जो x कंपोनेंट, इस वेक्टर का x कंपोनेंट है और इस वेक्टर का x कंपोनेंट है, कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो हमको पता चल गया कि इस पॉइंट O पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा उसमें हर एलिमेंट्री के y कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इस एलिमेंट्री का y कंपोनेंट नीचे और इस एलिमेंट्री का y कंपोनेंट नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, दोनों कंपोनेंट ऐड हो रहा है। दैट मींस जितने भी एलिमेंट्री फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, जितने भी एलिमेंट्रीज होंगे सबका y कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो किसके अलोंग होगा, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और सबका डायरेक्शन भी सेम आएगा। लेकिन सबका अगर x कंपोनेंट हम देखेंगे तो सबका x कंपोनेंट एक दूसरे एलिमेंट के x कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा। तो फाइनली इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसमें डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट के इंटेंसिटी वेक्टर्स के x कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन केवल होगा तो आपका y कंपोनेंट का। इसीलिए हम लोग 7th स्टेप शायद आपको याद होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं। इसके बाद जैसे ये पता चल गया कि किस कंपोनेंट का यूज है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि इफेक्टिव कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डीई वेक्टर, दैट इज इसको लिखते हैं डीई इफेक्टिव, और ये मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो इफेक्टिव वेक्टर होगा उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 7th स्टेप ही हम लोग का चल रहा था। तो डी इफेक्टिव यहां से कितना होगा, डी इफेक्टिव का मतलब जो टोटल इंटेंसिटी वेक्टर एक डिफरेंशियल एलिमेंट का था जो डी वेक्टर, इसमें से इसका इफेक्टिव कंपोनेंट कौन होगा, ये वाई कंपोनेंट या डीई कॉस थीटा, क्योंकि इसी कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में, लेकिन एक्स कंपोनेंट हर एलिमेंट का एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए इफेक्टिव कंपोनेंट ओनली क्या होगा, y कंपोनेंट। तो यहां क्या लिख सकते हैं भाई, डी इफेक्टिव मतलब डीई इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर का मतलब डी वेक्टर का वो कंपोनेंट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में कंट्रीब्यूशन होगा, उसी को हम लिखेंगे डीई इफेक्टिव। और ये कितना आएगा, ये कौन सा कंपोनेंट आएगा भाई, डी कॉस थीटा वाला, डायरेक्ट लिखेंगे डीई कॉस थीटा, कितना लिख सकते हो, डी कॉस थीटा। क्लियर, हम लोग मॉड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये 7th स्टेप कंप्लीट, जैसे आप इफेक्टिव कंपोनेंट आपने निकाला, क्योंकि इस सम्स को हम लोग डील किससे कर रहे हैं, स्केलर मेथड से, क्योंकि स्केलर मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल होता है कंपेयर टू वेक्टर मेथड, ठीक है। तो ये डी कॉस थीटा निकल गया। हेंस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इंटेंसिटी वेक्टर की अगर हम लोग बात करें
तो आप देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो आएगा इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ई वेक्टर का मॉड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। क्लियर। ये जो डी ई इफेक्टिव या डायरेक्ट पहले इस लाइन को लिख देते हैं कि जो डी ई इफेक्टिव आएगा उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या देगा, नेट इंटेंसिटी वेक्टर। और डी ई इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सारे डी वेक्टर का जो y कंपोनेंट है या इफेक्टिव कंपोनेंट है उन सब का स्केलर समेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोई एरो नहीं है, ओनली स्केलर समेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि फिर यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। अब देखो यहां से अगर ध्यान से देखोगे, देयरफॉर मॉड ऑफ ई कितना आएगा भाई, इंटीग्रेशन डी का वैल्यू हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट कर लिया, और डी का वैल्यू आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, डी क्यू का मतलब लेमडा डी एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हो। ठीक है, और ये देखो यहां पर क्या लिखेंगे, डी का जो मैग्नीट्यूड था इस मैग्नीट्यूड को हम यहां यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं लेमडा डी एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसके साथ कह सकते हो कॉस थीटा आएगा, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर कॉस थीटा आ गया। अब सोचो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसको इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हमको पता है कि यहां पर जो लेमडा होगा ये कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। बच गया इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा और dx, और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर थीटा और x दोनों वेरिएबल है तो दोनों को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, या तो हम लोग थीटा को x में कन्वर्ट करेंगे या x को थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल क्या होता है, x को थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि dx को थीटा में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये जो dx होगा ये सेंटर है, ये एंगल d थीटा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहां से कि dx इक्वल टू आर डी थीटा, हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पुट कर सकते हैं कि जो E आएगा, E का मतलब मॉड ऑफ E जो आएगा ये लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं R इंटू डी थीटा, और यहाँ से ये R से ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये जो इंटीग्रेशन आएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो करना क्या है कि जैसे इसको हम लोग यहां पर अब इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट ऐसा आप कर नहीं सकते, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लिमिट पुट करना होगा। तो लिमिट कैसे पुट करोगे, क्योंकि लिमिट अगर पुट नहीं करोगे तब तक इंटीग्रेशन इसका हो नहीं सकता, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो लिमिट पुट करने के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। तो आप सोचो कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या है कि आप ध्यान से देखो कि अगर इंटीग्रेशन कॉस थीटा और डी थीटा है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा और डी थीटा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा। मतलब यहां जो लिमिट आएगा वो थीटा का वैल्यू आएगा, एक थीटा का सबसे कम वैल्यू, एक थीटा का सबसे ज्यादा, उसको लोअर लिमिट कहेंगे जो सबसे कम आएगा, और जो ऊपर आएगा सबसे ज्यादा आएगा। तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां ले सकते हो, तो ध्यान से देखो, पहले चेक करो कि थीटा है क्या। तो सिंपल लिखते हैं कि थीटा इस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन है। ये जो थीटा है, जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट किए थे उसका लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका रिलेटिव ओरिएंटेशन बता रहा था। तो अब सोच के देखो कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट इस पूरे रिंग में कहां से कहां होगा। तो ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट इस एंड से लेकर इस एंड तक होगा, और इस एंड के लिए थीटा का कुछ वैल्यू होगा, और इस एंड पर जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा उसके लिए थीटा का कुछ वैल्यू होगा। कहने का मतलब ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर आर्क, वो कह सकते हो कि वहां पर डिफरेंशियल एलिमेंट है। लेकिन हमको करना क्या है कि थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट कहां से कहां तक होगा, तो यहां से लेकर यहां तक होगा। तो सोचो अब क्या करना है कि यहां का जो एलिमेंट छोटा सा लेते हो उसके लिए थीटा कितना होगा, मतलब ये जो थीटा होगा ये कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये थीटा कितना आएगा, ध्यान से देखो, मतलब यहां से इसका लोकेशन बताना। तो इस लाइन से, क्योंकि थीटा इस लाइन से लोकेशन है इस डिफरेंशियल एलिमेंट का, तो इस लाइन से इस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन बताने के लिए ये एंगल देखना होगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक अल्फा था, ये वाला एंगल अल्फा था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हाफ एंगल होगा, तो ये अल्फा बाई 2 आएगा। ये अगर देखोगे ये एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा
कि ये जो अल्फा बाई 2 लेंगे तो थीटा क्या लिखोगे, अल्फा बाई 2 लिख सकते हो, लेकिन अल्फा बाई 2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये जो अल्फा बाई 2 एक्चुअली हम लोग इस एलिमेंट के लिए थीटा का वैल्यू लिखना था, और थीटा हम लोग क्या लिए थे, तो क्लॉकवाइज सेंस में इस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन था वाई एक्सिस के रिलेटिव। तो वाई एक्सिस के रिलेटिव ये जो एलिमेंट है कितने एंगल पर होगा, अल्फा बाई 2 एंगल पर होगा, क्योंकि टोटल एंगल अल्फा है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको बाइसेक्ट ही कर रहा है इस एंगल को, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2। लेकिन ये एंगल अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, मतलब इसका लोकेशन तो बता रहा है रिलेटिव टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को रेफरेंस लिए, तो रिलेटिव टू वाई एक्सिस ये अल्फा बाई 2 एंगल पर लाइक कर रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और थीटा जो हम लोग लिए यहां पर, ये थीटा किस सेंस में लिए थे, हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में लिए थे, लेकिन यहां जो अल्फा बाई 2 है वो किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए इसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा। ये सही से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो लिमिट पुट करने का तरीका है, ये जैसे जैसे आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे उसमें भी इसी तरह का कैलकुलेशन है, इसीलिए इस टॉपिक में टाइम लग रहा है। एक एक चीज ध्यान से समझो, यहां समझ लिए तो उसमें टाइम लगेगा ही नहीं, वहां पर जाओगे तो सेम डेरिवेशन इस तरह का है, केवल डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ चार्ज का कंसेप्ट आएगा, वहाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आएगा, और सेम डेरिवेशन इसी तरह का रहता है। और वहाँ भी आपको इस तरह का समझना होगा कि लिमिट हम कैसे पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करने का तरीका है कि ये ध्यान से देखो, ये थीटा क्या है, यही थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये थीटा डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन है, तो ये थीटा जो आपने लिया था यहाँ से यहाँ तक, ये कौन से सेंस में था, ये क्लॉकवाइज सेंस में था, ये थीटा क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन ये इस एलिमेंट का लोकेशन बता रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए कितना होगा, माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का लोकेशन देखते हैं, तो ये थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा, इस वाले एलिमेंट का थीटा कितना आ जाएगा बता सकते हो, तो इस वाले एलिमेंट के लिए यहां से देखोगे तो ये इस सेंस में आ रहा है, जिस सेंस में थीटा उसी सेंस में ये भी है, तो थीटा कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2, क्योंकि इस एलिमेंट का लोकेशन इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पर है, अल्फा बाई 2, लेकिन इसका सेंस और इसका सेंस सेम है, इसलिए प्लस अल्फा बाई 2। लेकिन इस थीटा का और इस अल्फा बाई 2 का सेंस सेम नहीं आ रहा था, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना रखे थे, माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर, दैट मीन्स सिंपल सा अब हमको पता चल गया कि जो सबसे इधर वाला एलिमेंट्री होगा, एक्सट्रीम वाला जो एलिमेंट्री इधर सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम का जो एलिमेंट्री होगा, उसके लिए जो थीटा का लिमिट वैल्यू है माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, और सबसे राइट वाला जो एलिमेंट्री होगा उसका थीटा का वैल्यू कितना आएगा, प्लस अल्फा बाई 2 आएगा। इसलिए लिमिट जब आप पुट करोगे तो यहां पर क्या रखोगे, नीचे सबसे कम वाला, तो प्लस अल्फा बाई 2 और माइनस अल्फा बाई 2 में सबसे कम कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा बाई 2, और ये कितना आएगा, प्लस अल्फा बाई 2। क्योंकि अगर ये लिमिट पुट करने का तरीका अगर आपको पता नहीं होगा तो आप तुरंत यहां पर गलती करते और जीरो से अल्फा लिख देते, बहुत लिमिट क्या लिख देते हैं, 0 to अल्फा, पूरा गलत हो जाता। तो ये लिमिट पुट करते समय थोड़ा सा आपको कंसर्स होना होगा। ठीक है, लिमिट हम लोगों ने पुट कर दिया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करके देखते हैं, तो इसका अगर इंटीग्रेशन देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं, और ये होता है माइनस अल्फा बाई 2, और ये होता है प्लस अल्फा बाई 2। फिर यहां से लिख सकते हो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां से अल्फा बाई 2 पुट करो, साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। देख लो, अब इसको क्योंकि अपर लिमिट इसमें पुट कर दिए माइनस लोअर लिमिट, नेक्स्ट यहां से क्या पुट करोगे, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। क्यों लिखे, क्योंकि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आप ध्यान में रखना कि साइन माइनस थीटा इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं, और कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा लिखते हैं, ये रिजल्ट आप याद रखना। तो यहां पर हमने क्या किया कि साइन माइनस अल्फा बाई 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर आ गया तो साइन अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको लिख सकते हो 2 साइन अल्फा बाई 2, कितना आएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है आप यहां से इसको कैंसिल आउट मत करना, यहां से इसको कैंसिल आउट मत करना, और इसी फॉर्मेट में आपको याद रखना इस रिजल्ट को। और ये रिजल्ट, ये जो डेरिवेशन है, आपको पता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, क्योंकि इस डेरिवेशन का यूज बहुत जगह आप लोगों को करना है और बहुत जगह कर सकते हो। एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट हो गया कि एक सर्कुलर रिंग है, चाहे उसका आर्क हो, चाहे सेमी सर्कल हो, चाहे कंप्लीट सर्कल हो,
उसके सेंटर, मतलब उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन सेंटर ले लिए, तो उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा, उसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला मैंने यहाँ डिराइव कर दिया, और जनरलाइज्ड फार्मूला आपके लिए बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैंने निकाल दिया, ये मॉड ऑफ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ये जनरलाइज्ड, इसको आप याद कर जाओ, कोई उपाय नहीं है। क्या वैल्यू आएगा, कोई किसी भी तरह का सर्कुलर आर्क हो, उसकी वजह से उसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आएगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 साइन अल्फा बाई 2। यहां पर मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं 2 को, इसको इसी फॉर्मेट में आप याद रखना, ठीक है। बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या है, तो अभी मैं आपको बेनिफिट बताता हूं। सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जो स्टेप्स यहाँ पर आप सीख रहे हो ना, मैग्नेटिज्म में आओगे ना, तो ये सारा चीज रिपीट होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, यहां से ये जो रिलेशन मैंने यहां पर निकाला है कि जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 साइन अल्फा बाई 2, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। और ये रिजल्ट किसका रिजल्ट है, तो ये सिंपल इस तरह का रिजल्ट है, आप कह सकते हो कि एक सर्कुलर आर्क लेते हैं, और इस सर्कुलर आर्क की वजह से इसके सेंटर पर जो भी एक पॉइंट होगा, यहां प्लस चार्ज ऐसे ले लिए, और ये लैम्डा इसका शो किया हुआ है, ठीक है। तो इसके सेंटर पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालना चाहते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा। अच्छा डायरेक्शन क्या आएगा बताओ, ये जो रिंग है जहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको शायद अच्छी तरह से पता होगा, डायरेक्शन आप खुद बता सकते हो, क्योंकि यहां जो डी इफेक्टिव का इंटीग्रेशन किए थे, तो उस डी इफेक्टिव का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि सारे वाई कंपोनेंट का समेशन, मतलब जो नेट इंटेंसिटी होगा किधर होगा भाई, वाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि केवल वाई वाला कंपोनेंट बच गया। दैट मींस ये जो इंटेंसिटी है, ये पूरा का पूरा रिंग, ये पूरा का पूरा रिंग इस पॉइंट पर इतने अमाउंट का, इतने मैग्नीट्यूड का एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग, दैट मींस उसका डायरेक्शन इस तरह कुछ आएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग। ये जो डायरेक्शन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कहोगे इसका यूज क्या है, तो इसका यूज मैं आपको बताता हूं। अब ऐसे समझो, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये रिजल्ट आप एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, एक केस 1 लेते हैं, या सिंपल एक पहला सिचुएशन लेते हैं, ए नंबर सिचुएशन लेते हैं कि व्हेन द सर्कुलर आर्क इज a semicircular ring। अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग होता तो ऐसा कुछ ले लेते, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो अगर ये जनरल रिजल्ट अगर आपको याद है, तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे, मान लो कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का लेम्डा गिवन है, और इस लेम्डा को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह कुछ, ये लेम्डा गिवन है, और इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आएगा, आप डायरेक्ट याद रखो ये वाला फॉर्मूला, ये केवल इस सर्कुलर आर्क जो अल्फा एंगल से सेंटर से सस्टेंड करा, केवल इसके लिए वैलिड नहीं है। आप एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला यहां निकाले हो, किसी भी तरह का सर्कुलर आर्क होगा उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहां डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ। डायरेक्शन अभी मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्शन सेंटर पर ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। किधर होगा, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस रिंग को कैसे भी रख दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग को ऐसे रख दिया जाए, ऐसे, और पूछा कि यहां चाहे इसके सेंटर पर कितना इंटेंसिटी वेक्टर आएगा, तो ऑलवेज आप क्या करोगे, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा, लेकिन उस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही उसका डायरेक्शन होगा। जैसे यहां इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये है भाई,
इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा, यहां निकालते डायरेक्शन, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता था, इधर डायरेक्शन होता। तो ये ध्यान में रखना कि ऑलवेज सर्कुलर आर्क के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वो ऑलवेज लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपसे पूछा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो सोचो इसका डेरिवेशन आपको याद अगर है तो पिछले ही क्लास में हम लोगों ने किया था, वो उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फॉर्मूला याद है तो याद होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। लैम्डा बाई कितना होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था ये हम लोगों ने डिराइव किया था, लेकिन हम चाहते क्या है कि यहां इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता चल गया, ऑलवेज लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग होगा और अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। और नेक्स्ट हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि वो जो इंटेंसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और इस जनरल रिजल्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कर सकते हैं भाई, कैसे करोगे? तो ये फॉर्मूला यहां पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं कितना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जनरलाइज्ड फॉर्म कि ड्यू टू एनी, ये जो इंटेंसिटी वेक्टर है, ये ध्यान रखना, ड्यू टू एनी सर्कुलर आर्क है, तो E इक्वल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अच्छा देखो लेमडा गिवन है, आर गिवन है, इसका रेडियस आर है, लेकिन अब देखो ये अल्फा अगर पता चल जाए, ये अल्फा अगर इसमें पता चल जाए तो क्या निकल जाएगा? नेट इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 साइन। अच्छा, अल्फा हम लोगों का क्या होगा? अल्फा अगर निकल जाता तो सारा कहानी हम लोगों को पता चल जाता। ठीक है, अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा क्या है समझने की कोशिश करो। इस सर्कुलर आर्क का जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, जो सेंटर से एंगल सब्सटेंड करेगा, इंटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एंगल नहीं, इस सर्कुलर आर्क का जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट इस सेंटर से जो इंटीरियर एंगल सब्सटेंड करेगा, उस एंगल की हम बात करें, उस इंटीरियर एंगल को ही हम लोग अल्फा करें। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि दिस अल्फा इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल सब्सटेंडेड बाय सर्कुलर आर्क। क्लियर? तो यहां पर ये जो सर्कुलर आर्क है, मतलब सेमी सर्कल है, ये सेंटर के साथ इसका दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो एंगल सब्सटेंड करेगा, उस एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एक वाला एंड इसके साथ और ये वाला एंड इंटीरियर एंगल ये वाला सब्सटेंड करेगा, ये एंगल कितना होगा भाई? अल्फा। इसी एंगल को अल्फा कहेंगे। ये वाला एंगल अल्फा था, ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये एंगल अल्फा हो गया। अच्छा, अल्फा का वैल्यू कितना पुट कर सकते हो? अल्फा ये नहीं निकलेगा भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये अल्फा कितना होगा? पाई होगा, 180 डिग्री होगा। अल्फा ही चाहिए था इस फॉर्मूला से, अगर यहां मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो अल्फा चाहिए था, अल्फा निकल गया। अल्फा कितना आ गया? पाई, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा? लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 साइन पाई बाई 2 कितना होगा? साइन 90 कितना होता है भाई? 1 होता है, ये इतना आ गया। अच्छा, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2, ये कितना आ जाएगा? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो ना, तो सर्कुलर आर्क से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल होगा, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने जो ये आपके बुक में दिया नहीं होगा, इसको सही से नोट करना, क्योंकि ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है कि किसी भी सर्कुलर आर्क से उसके सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होगा। ये फॉर्मूला अगर याद रहता है, फॉर्मूला क्या है? लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 साइन अल्फा बाई 2। तो इस फॉर्मूला से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? ऑलवेज लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग होगा और उस सेंटर से अवे होगा। ठीक है, क्लियर? निकल गया। अच्छा, मान लो एक और कोई शेप लेते हैं और इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक और शेप हम लोग इस तरह कुछ ले लेते हैं कि सिंपल इस तरह का कुछ, जैसे मान लो कि यहां पर एक शेप इस तरह का कुछ लेते हैं। ठीक है, आप इस तरह का शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्कुलर आर्क है और बोला है कि इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा। एक सर्कुलर आर्क हम लोग ले लिए और ये जो सर्कुलर आर्क है इस पर प्लस साइन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, आपसे पूछा इस पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई डेरिवेशन हमको चाहिए नहीं,
हम लोग ये जो कैलकुलेट किए हैं ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी सर्कुलर आर्क के केस में उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो डायरेक्शन यह क्या होगा, डायरेक्शन ऑलवेज यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, सेंटर को कंसीडर करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपका कुछ ऐसे आएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, मतलब इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगा और ये प्लस है तो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगा, ये इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, इस इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड ई वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, आप किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए यूज कर सकते हो। तो ये जो है सेकेंड, ये बी वाला पार्ट, इसके लिए यूज करते हैं। तो कैसे निकालोगे, ई का मॉड जो आएगा दिस मस्ट बी इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का मतलब इसका रेडियस आर गिवन होगा। नेक्स्ट अब क्या करना है, 2 साइन, मेनली हमको चाहिए अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है भाई, अल्फा का मतलब जो सर्कुलर आर्क है वो सेंटर से जो इंटीरियर एंगल सब्सटेंड करा उस एंगल को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर आर्क है सेंटर के साथ ये जो इंटीरियर एंगल सब्सटेंड करेगा तो ये एंगल कितना होगा भाई, अल्फा। और ये अल्फा यहां पर कितना होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन गिवन है, तो ये कितना होगा π/2 आएगा। तो अल्फा हम लोग का निकल गया π/2। तो यहाँ पर 2 साइन अल्फा की जगह π/2 पुट कर देंगे और डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देख सकते हो ये लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको लिख सकते हैं 2 साइन π/4, क्लियर। और यहां से लिख सकते हो पाई साइन π/4 कितना होता है 1/√2। तो ये यहां लिख सकते हैं लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू 1/√2 साइन π/4 का वैल्यू ये कैंसिल हो गया, √2 आ गया, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा √2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और लेमडा लिख सकते हो। तो ये नेट इंटेंसिटी का वैल्यू यहां पर इसका मॉड अगर देखोगे तो √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैंने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन मैंने आपको बताया था, लेकिन ये जो डेरिवेशन है किसका है, एक सेमी सर्कुलर नहीं कर सकते, एक सर्कुलर आर्क का है जो सेंटर से कितना एंगल सब्सटेंड करा, इंटीरियर एंगल अल्फा एंगल सब्सटेंड करा, और इसकी वजह से जो टोटल इंटेंसिटी आएगा ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा और अवे फ्रॉम दिस सेंटर आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना आएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो इस तरह हम लोग 2 डेरिवेशन अभी तक देख चुके हैं, एक सेमी सर्कुलर का, एक सर्कुलर आर्क का डेरिवेशन हम देखें, इसका एप्लीकेशन समझे, क्योंकि बहुत सारे सम्स में इस वाले जनरलाइज्ड कंसेप्ट का यूज होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं जिसमें आपको एक सर्कुलर रिंग दिया होगा और उस सर्कुलर रिंग के कोई एक उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करा। अभी तक हम लोगों ने जितना डेरिवेशन किया है कि सर्कुलर रिंग या सर्कुलर आर्क या सेमी सर्कुलर रिंग लिए हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं, अगले टॉपिक पर आने से पहले एक सिचुएशन ऐसा लेते, सी नंबर, मान लो कि इस तरह का एक सर्कुलर रिंग होता, ये कंप्लीट ऐसा रिंग हम लोग ले लेते हैं, सर्कुलर रिंग, ठीक है, और इसके सेंटर पर इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका अमाउंट कैसे निकालोगे, तो भाई मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला जनरलाइज्ड है, इसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए यूज करोगे तो ये ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके सेंटर पर आर 2 साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का मतलब कि इसका दोनों एंड जो एंगल बना रहा, तो ये टोटल कितना एंगल बनाएगा भाई, टोटल एंगल अगर ध्यान से देखो 2 पाई, क्योंकि एक छोटा सा एंड कट कर लो यहां से ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला छोटा सा एंड कट कर लेते हैं, ये कट इसलिए करके आपको थोड़ा सा फील हो कि ये टोटल एंगल कितना बनाएगा, ये और ये कनेक्ट कर दिए तो ये इंटीरियर एंगल होगा, ये लगभग 2 पाई आएगा, मतलब इसको ज्वाइन कर दो एक्जैक्टली, ये पूरा कंप्लीट है। तो ये जो दोनों इसका एक्सट्रीम है, इस सेंटर से जो इंटीरियर एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा 2 अल्फा, और हमको अल्फा चाहिए था, मतलब 2 पाई बनाएगा, और हमको क्या चाहिए था अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया 2 पाई, तो 2 पाई बाई कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 साइन, और इसको लिख सकते हो पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक सर्कुलर रिंग कंप्लीट होगा तो उसके सेंटर पर नेट इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग को करना क्या है
कि एक सर्कुलर रिंग लेना है और उस सर्कुलर रिंग का एक एक्सिस होगा और उसके एक्सिस पर की कोई पॉइंट हम कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलिए केस 3 देखते हैं और केस 3 में आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने एक सर्कुलर रिंग, कंप्लीट एक सर्कुलर रिंग मैंने यहां कंसीडर किया है और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस गिवन है और इस रेडियस को आप देख सकते हो कि इसका जो रेडियस गिवन है इस सर्कुलर रिंग का, ये रेडियस r गिवन है। ठीक है, और इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम लोग कंसिडर करें कि यूनिफॉर्म है और इस पर टोटल चार्ज हम प्लस क्यू मान लेते हैं। आप लेमडा के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग इस पर टोटल चार्ज एज्यूम कर लेते हैं प्लस क्यू, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस r है, इस पर टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू है और इस प्लस क्यू को हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। और नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है कि इसका ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइन हम लोगों का है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ दिस रिंग। इस रिंग का क्या है एक्सिस है और इस एक्सिस इसके एक्सिस पर एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं और ये जो पॉइंट है इसको मान लो हम लोग P ले लेते हैं और इस P पॉइंट पर हम लोगों को नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है और ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है ये सेंटर ऑफ दिस रिंग है। इस रिंग का क्या सेंटर है और इसके सेंटर से ये जो P पॉइंट है ये आपका गिवन है कि x डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये जो पॉइंट P है इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो x डिस्टेंस पर लोकेटेड है और हम लोगों से पूछा ये है कि इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पर जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर लाई कर रहा है यहां नेट इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब जो 8 स्टेप है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना था, तो मैंने आपको 6 स्टेप के लिए एक स्टार्टिंग लाइन जो मैंने बताया था कि आप कह सकते हो कि LCD PC का EDM होता है, ये लाइन आप याद रखना और इसको यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि जब सबसे पहले हम लोगों को लोकेट करना है कि किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को ये अगर पॉइंट अगर कंसिडर करना हो तो कौन सा पॉइंट लेंगे भाई, इस पॉइंट पर पूछा है। जो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है और इसके एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, और इस पूरे रिंग के थ्रू इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहले LCD, C का मतलब क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना आसान होगा। तो जिस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आप कह सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखो, ये तो इसका एक्सिस, अगर ये इसके एक्सिस को देखें तो ये भी एक सिमेट्री की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे एक लाइन जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और इसके सेंटर से पास करेगा, ये लाइन क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। क्योंकि अगर हमको पहला स्टेप ये था कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको लोकेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करना क्या था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना होगा उस पॉइंट पर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सिचुएशन में लाइन ऑफ सिमेट्री यहां नहीं, अगर हम यहां देखें तो मिल सकता है। अगर एक लाइन जो इसके एक्सिस के पैरेलल हो और जो इसके सेंटर से पास करे और ये जो लाइन इसके एक्सिस के पैरेलल नहीं, सॉरी, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये जो लाइन होगा इस लाइन के अबाउट कह सकते हो कि वो जो लाइन होगा जो इस तरह का कुछ लाइन है, यहां से ये वाला जो लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये लाइन क्या करेगा, इस रिंग को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा और इस लाइन के अबाउट ये जो पूरा रिंग होगा ये सिमेट्री शो करेगा। इसलिए इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहां पर हमको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है। मिल गया तो सही है, नहीं मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कहें तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग को मिल रहा है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ होगा, मतलब अगर हम कहें कि ये वाला जो अगर लाइन अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इस लाइन के अबाउट इसके राइट में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितना चार्ज होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसके लेफ्ट में लाई करेगा, इसलिए ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में मिल रहा है। तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर भाई, यहां ड्रॉ नहीं करना, लाइन ऑफ सिमेट्री यहां मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई।
हम क्या करते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री को यहां उठाकर लेकर आ जाते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एग्जैक्टली यहां लेकर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा था इसको यहां उठा के लेके आ गए, और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस की तरफ बिहेव करेगा, इसको हम लोग वाई एक्सिस लिख सकते हैं। और ठीक इसके एक्सिस के अलॉन्ग एक और लाइन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो लाइन होगा इस लाइन को हम लोग नाम दे दिए एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री वाई होगा, ठीक है। इसके अबाउट ये सिमेट्री शो करेगा। नेक्स्ट अब अगला काम क्या करोगे? अगला काम अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसके बाद अगर हम लोग करना क्या है कि इस पॉइंट पर पहला स्टेप क्या था, एल लोकेट, सी का मतलब क्या करना था, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और डी का मतलब अब नेक्स्ट हम लोग एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। डी का मतलब क्या है, एक डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो डिफरेंशियल एलिमेंट कैसा होगा, ठीक है, उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल एलिमेंट इस रिंग पर लेना है, तो आप बताओ कौन सा लोगे। तो हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट कहीं भी ले सकते हैं। तो एक छोटा सा सेगमेंट इस तरह हम लोग कट कर लेते हैं। ये जो छोटा सा सेगमेंट है ये हम लोग का एक डिफरेंशियल लेंथ है। ये वाला छोटा सा सेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, और ये हम लोग का क्या होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप क्या था, लोकेट, सेकेंड स्टेप क्या था, कोऑर्डिनेट एक्सिस, थर्ड स्टेप क्या था, डिफरेंशियल एलिमेंट। इसके बाद एलसीडी पीसी का, तो पीसी, पी का मतलब जो एलिमेंट्री लेंगे उसका लोकेशन। अच्छा ये बताओ कि ये लोकेशन इसका क्या होगा, तो इसका लोकेशन यहां से कह सकते हो कि आर डिस्टेंस पर है। इसका लोकेशन हम लीनियर भी दिखा सकते हैं, एंगुलर भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली यहां पर हर एलिमेंट्री अगर ध्यान से देखोगे तो सेम लीनियर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। मतलब ये जो एलिमेंट्री है इसका लोकेशन आप लीनियर भी दिखा सकते थे, एंगुलर भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एंगल का बहुत ज्यादा काम नहीं है। इसका हम लोकेशन आर ही दिखा देते हैं कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये ध्यान में रखना कि जितने भी एलिमेंट्री आप कंसिडर करोगे उसमें से जो पहला एलिमेंट्री आप ले रहे हो उस एलिमेंट्री का लोकेशन हम लोग को ड्रॉ करना था, लेकिन यहाँ पर लोकेशन का कोई नीड नहीं है, उसका लोकेशन हम लोग को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही लोकेशन के बाद आपको पता था सी का मतलब चार्ज, एलसीडी पीसी का, तो पी मतलब पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्री। इस एलिमेंट्री का लोकेशन अभी हम नहीं दिखा रहे हैं इस केस में, क्योंकि उसका कोई नीड नहीं है, इस एलिमेंट्री के पोजीशन का कोई नीड नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका लोकेशन अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इस एलिमेंट्री पर कुछ चार्ज होगा डीक्यू, तो उस चार्ज को हम डीक्यू लिख देते हैं, और जो डीक्यू होगा इसको मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ लेमडा लिखना है, लेकिन लेमडा गिवन नहीं है, तो हम लोग इस चार्ज को डीक्यू ही मान लेते हैं। यहां पर लेमडा गिवन नहीं है, लेमडा गिवन होता है तो लेमडा इंटू डीएक्स, जो इसका लेंथ हम कंसिडर करते हैं, जो डीएक्स लेंथ का एलिमेंट्री लेते हैं तो लेमडा इंटू डीएक्स होता है, लेकिन लेमडा गिवन नहीं है। हम इसको क्या करें कि इसको डीक्यू को डीक्यू ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज है इसको हम लोग कितना मान लिए, डीएक्स लेंथ का चार्ज कितना है भाई, डीक्यू चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो गया, टोटल 5 स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो डीक्यू के को लेमडा से रिलेट यहां करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या करोगे, अगला स्टेप ये एक, इसके बाद क्या था, एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है। ईडीएम का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहां पर क्या दिखाना है, डायरेक्शन ड्रॉ करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम लोग डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें किसकी वजह से कैलकुलेट करना है, तो इस रिंग की वजह से, मतलब इस रिंग का जो एक छोटा सा एलिमेंट्री है इसकी वजह से एक यहां इंटेंसिटी वेक्टर होगा, और उस इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्री है इसकी वजह से कि इंटेंसिटी वेक्टर सेटअप होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, तो ये प्लस चार्ज है तो यहाँ एक प्लस चार्ज +1 लोगे तो उस पर इस तरह कुछ डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन किसका होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड डी वेक्टर। यहाँ पर एक डी वेक्टर इस तरह सेट करेगा, ठीक है, क्लियर। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्री है एक डी वेक्टर सेट करेगा। तो जो 6th स्टेप था EDM, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एम का मतलब अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, तो जो डी वेक्टर आएगा इसका मॉड अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये जो डी वेक्टर इस एलिमेंट्री की बेस है तो इस एलिमेंट्री का चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला डिस्टेंस, तो आपको देखो गिवन क्या है, ये वाला डिस्टेंस x गिवन है, ये वाला डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये डिस्टेंस आप कह सकते हो कि ये डिस्टेंस भी r होगा,
अगर ये r होगा तो ये भी तो रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये जो लाइन है इस रेडियस और इस x के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला लेंथ निकाल सकते हो, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहां से लिख सकते हो डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये d का मॉड निकल गया। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है, सिक्स्थ स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहला 6 स्टेप कौन कौन सा था, एलसीडी पीसी का ईडीएम होता है, तो एलसीडी मतलब लोकेट करना था, पी का मतलब एलसीसी का मतलब क्या करना था, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इसके बाद डी का मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्ट करना, पी का मतलब उसका लोकेशन इसमें दिखाया नहीं है, उसका कोई नीड नहीं है, कुछ देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना था, सी का मतलब उसके चार्ज को लेमडा के टर्म में लिखना था, लेकिन यहाँ लेमडा गिवन है, यहाँ पर नेट चार्ज गिवन है, उस रिंग का लेमडा गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट हम डी क्यू ही मान लिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, ईडीएम। ईडीएम का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्री यहां पर है उसकी वजह से एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट होगा, उसका डायरेक्शन प्लस उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप है कि अब हम लोगों के पास यहां से 2 रास्ते हैं, या तो इसको वेक्टर के थ्रू सोल्व करें, या इसको हम लोग कर सकते हैं कि वेक्टर के साथ साथ इसको हम लोग किस तरह सोल्व कर सकते हैं, वेक्टर के साथ साथ स्केलर फॉर्म से भी सोल्व कर सकते हो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर फॉर्म से बनाना इसको सही होगा। तो कैसे बनाओगे स्केलर फॉर्म से, तो स्केलर फॉर्म से देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला था, लेकिन इस रिंग के केस में ये केवल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें यहां से लेकर यहां तक, एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये लाइन भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारा मिल सकता है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये था, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें मिल सकता है। दैट मींस यहां पर हम स्केलर मेथड यूज कर सकते हैं, और स्केलर मेथड यूज करने के लिए जो डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं इसका मिरर इमेज लेते हैं अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज हम नहीं कर रहे, हम इस वाले लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज कर रहे हैं। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट इसका मिरर इमेज कहां आएगा भाई, क्योंकि जो एलिमेंट लोगे अगर इसको लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं यहां पर तो इसका मिरर इमेज ले पाना डिफिकल्ट था, लेकिन अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री ले लिए, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री एक नहीं बहुत सारा हो सकता है भाई, तो हम कहेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसको ले लिए, तो इसको मिरर इमेज इसका लोगे तो इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो मिरर क्योंकि स्केलर में, क्योंकि 6 स्टेप्स के बाद अब हमको डिसाइड करना है कि इसको स्केलर मेथड से करें या वेक्टर मेथड से, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर किससे करेंगे भाई, हम लोग वेक्टर मेथड से नहीं करेंगे, स्केलर मेथड से। तो इसका अगर मिरर इमेज देखोगे तो यहां कहीं बनेगा, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद मिरर इमेज ऐसे बन गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये मिरर इमेज बन गया, अब इस एलिमेंट्री की वजह से भी यहां एक इंटेंसिटी वेक्टर होगा, उसको ड्रॉ करना है। तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप कह सकते हो कि यहां से इस एलिमेंट्री की वजह से बी भी आप कह सकते हो कि सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा ये अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगा, इस तरह कुछ आएगा, और इसके डी वेक्टर को हमने ड्रॉ कर दिया इस तरह, इसके डी वेक्टर को हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया। अब सोचो इसका डी वेक्टर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका डी वेक्टर इधर है, इसका डी वेक्टर इधर है, लाइन ऑफ सिमेट्री के कारण हम लोग 2 डी वेक्टर ड्रॉ कर दिए, इसका डी वेक्टर इधर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्केलर मेथड के लिए जब उसका मिरर इमेज वाला जो एलिमेंट्री मिला, इसका मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसको इसका मिरर इमेज चाहिए था भाई, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसको ना लेके इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अबाउट भी पूरा अरेंजमेंट सिमेट्रिकल सिचुएशन शो कर रहा है। तो इसका इमेज यहां बना, और इसकी वजह से यहां पर क्या किया, एक इंटेंसिटी वेक्टर आएगा, उसको भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और ये ड्रॉ करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, जैसे ही दोनों को डी वेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो इसमें से हम लोग को पता है कि जब सिमेट्रिकल सिचुएशन आता है तो इन दोनों इंटेंसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि किसका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप देख सकते हो इसका एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट कहां आएगा भाई, इसका एक कंपोनेंट निकालते हैं और इसका भी कंपोनेंट निकालते हैं, दोनों का कंपोनेंट निकाल कर चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट अगर हम देखें तो सिंपल ये y एक्सिस पर इस तरह कुछ आएगा, यहां पर देख सकते हो प्रोजेक्शन एक डाल दिए, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा
और इस कंपोनेंट को हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल तो पता होना चाहिए, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा गिवन नहीं है तो इसको थीटा मान लिए, तो ये भी ड्यू टू सिमेट्री थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस डी का एक कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन थीटा नीचे आएगा, और इधर जो बन रहा है, इधर जो आएगा इसका कंपोनेंट प्रोजेक्शन ले लिए, दिस इज कॉल्ड डी ई कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह इस डी का भी एक प्रोजेक्शन इधर आएगा, इस पर जो प्रोजेक्शन आएगा ऊपर की तरफ यह आ जाएगा डी ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इसी डायरेक्शन में आएगा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। सिंपली करना क्या था कि इन दोनों एक्सिस के अबाउट पहले वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले, दूसरे वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट, पहले वेक्टर का वाई कंपोनेंट नीचे है, एक्स कंपोनेंट इधर है, इस वाले वेक्टर का डी वेक्टर का वाई कंपोनेंट ऊपर है, एक्स कंपोनेंट इधर है, और यहां से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं यहां से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा। तो हम लोग को पता है कि सिंपल सा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करेगा भाई, कैंसिल आउट करेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया ये कंपोनेंट, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सिस के लॉन्ग है, दैट मींस हम लोग कह सकते हैं यहां से हम लोगों को इफेक्टिव कंपोनेंट निकल गया। और ये जो इफेक्टिव कंपोनेंट आएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हियर इफेक्टिव कंपोनेंट जो आएगा, मतलब डी ई इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा भाई, डी ई कॉस थीटा आएगा, क्योंकि कॉस वाले ही कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है, साइन वाले कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो डी इफेक्टिव आएगा वो डी ई कॉस थीटा आ गया, ये वाले कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो आएगा उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी वेक्टर ये कितना आएगा भाई, तो ई वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इफेक्टिव, और इंटीग्रेशन ऑफ डी इफेक्टिव का मतलब कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हैं डी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं यहां पर, ये कितना आ जाएगा, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे भाई, लिमिट पुट करने से पहले जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, तो आप सोच के बताओ कि इस इंटीग्रेशन से क्या क्या बाहर जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे इस इंटीग्रेशन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो बाहर जाएगा, अच्छा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये टोटल टर्म में एक्स है, हमको चेक करना है कि एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तभी इसको अगर वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, अगर कांस्टेंट हुआ तो बाहर जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कैसे चेक करते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है, तो हम लोग करते हैं क्या है कि इस एलिमेंट्री को छोड़कर अगर कोई एक एलिमेंट्री यहां लिए होते तो क्या उसके लिए ये वाला जो एक्सियल पॉइंट वाला डिस्टेंस है अलग होता है, तो हम लोग कहेंगे नहीं होता, क्योंकि इसके लिए एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो यहां अगर एलिमेंट्री को सिलेक्ट किया होता है उसके लिए भी ये डिस्टेंस कितना होता है, x होता है। दैट मींस ये वाला जो टोटल टर्म है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल ये, क्योंकि सारे एलिमेंट्री के लिए ये जो डिस्टेंस आएगा, क्योंकि सिंपल सा देखो ना, ये टोटल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सारे एलिमेंट्री के लिए सेम होगा। एक एलिमेंट्री अगर यहां लेते, अगर यहां एलिमेंट्री लेते तो उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये रेडियस आर होता है, ये डिस्टेंस एक्स होता है, उसके लिए भी ये डिस्टेंस सेम आता है। दैट मींस कहने का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो भी रूट आएगा, ये डिस्टेंस सारे एलिमेंटर के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर कोई पैरामीटर सारे एलिमेंटर के लिए सेम आता है तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट, और उसको इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो यहां से इंटीग्रेशन से इसको बाहर ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ कॉस थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो अगर थीटा सारे एलिमेंटर के लिए सेम हुआ तो भाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन सारे एलिमेंटर के लिए डिफरेंट हुआ तो वेरिएबल होगा। थीटा क्या है, ये एलिमेंट्री का जो, इस एलिमेंट्री का पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लाइन है ये एक्सियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा, तो इस एलिमेंट्री को छोड़कर अगर ये एलिमेंट्री लेते तो इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट जो लाइन होता वो भी इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता। कहने का मतलब सारे एलिमेंट्री के लिए थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मींस कॉस थीटा भी क्या है, देखो अभी तक जो इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें कॉस थीटा वेरिएबल था, लेकिन इस केस में कॉस थीटा वेरिएबल नहीं है, क्योंकि थीटा सारे एलिमेंट्री के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि सारा एलिमेंट्री का जो एलिमेंट्री और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है वो इस एक्सिस के साथ सारे के सारे एलिमेंट्री कितना एंगल बनाएंगे, थीटा बनाएंगे, डिफरेंट एंगल नहीं बनाएंगे। इसलिए इस इंटीग्रेशन में ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा को भी हम लोग बाहर ले सकते हैं
और इंटीग्रेशन डी क्यू बच के, डी क्यू को बाहर नहीं ले सकते हो क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और डिफरेंशियल फॉर्म अंडरस्टूड होता है कि ये वेरिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहले cos थीटा तो पता नहीं, क्योंकि थीटा हम लोगों ने एज्यूम किया था, थीटा एज्यूम किया था, तो cos थीटा तो पता नहीं है, लेकिन cos थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं निकल जाएगा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, x बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। b बाई एच, cos थीटा यहां से निकल जाएगा, cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो x बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी क्यू कितना आएगा बता सकते हो। इंटीग्रेशन डी क्यू कितना आएगा भाई, छोटे से चार्ज का इंटीग्रेशन करोगे मतलब ये सारे छोटे इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब सारे चार्ज का समीशन कर रहे हैं, सारे डिफरेंशियल एलिमेंट का जो चार्ज होगा सबका स्केलर समीशन कर रहे हैं, तो भाई नेट चार्ज दे देगा, तो इंटीग्रेशन डी क्यू क्या देगा, क्यू दे देगा। देयरफॉर ये जो डेरिवेशन है ई का, ये आ जाएगा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 और ये 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हो ये जो इंटेंसिटी है इस रिंग के एक्सेल पॉइंट पर, वो हम लोग कह सकते हैं कितना आएगा, इसका अमाउंट क्यू का मतलब उस रिंग पर जो टोटल चार्ज है, और एक्स क्या है कि इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये इंटेंसिटी का। अच्छा ये बताओ किस इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर आएगा, तो इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आएगा, क्योंकि एक एक्सिस के अलोंग ये दोनों कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो नेट इंटेंसिटी आएगा वो एक्सिस के अलोंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगा और अलोंग दैट एक्सिस होगा। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, सिंपल कह सकते हो कि यहां पर अगर एक रिंग ऐसे लेते हैं, तो इस रिंग से इसके सेंट्रल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन इसी एक्सिस के अलोंग आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 होता है, ठीक है। और एक चीज आप देख सकते हो, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करे, इसका ग्राफ भी याद रखना है, ई और एक्स का, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। इसका ग्राफ अगर देखोगे तो इसका ग्राफ इस तरह कुछ होता है। ये ग्राफ कैसे आता है ये आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी और एक्स का ग्राफ अगर बनाओगे तो ये इस तरह कुछ ग्राफ आएगा। अच्छा एक चीज इस ग्राफ का प्रॉपर्टी देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट होता है ये r/√2 होता है, और यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और ये डिस्टेंस -r/2 होता है, √2 होता है, और ये जो इंटेंसिटी होता है यहां भी क्या आएगा, Emax आएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसका इंटेंसिटी और एक्स के वर्सेस का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह का कर्व आएगा, और कह सकते हो कि यहां r/2 डिस्टेंस पर, मतलब एक्सियल पॉइंट एक ऐसा लेते हो जो कितने डिस्टेंस पर है, r/√2 डिस्टेंस पर होगा, तो वहां इंटेंसिटी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और ये कभी कभी पूछता है कि आपको ये पोजीशन फाइंड आउट करना है जहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। तो भाई हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब, इसका ग्राफ अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट कितना आएगा, यहाँ dE/dx का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो इंटेंसिटी आपको दिख रहा है, ये पूछा कि कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो सिंपल क्या करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देना। जैसे डिफ्रेंशिएट करके 0 करोगे तो वहां से x का वैल्यू r+- r/√2 आ जाएगा। मतलब इसको सिंपली आप कह सकते हो कि इसको हम डायरेक्ट अगर dE/dx इक्वल टू 0 कर दें तो x का वैल्यू +-r/√2 आएगा, और ये डिनोट कर रहा है कि x के इन दोनों वैल्यू के लिए इंटेंसिटी वेक्टर जो आएगा वो अपना मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो ये ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये डेरिवेशन
भी आपके एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। और फाइनली ये वाला ग्राफ जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत जगह काम में आता है, ठीक है। और इसके एक्सियल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगा वो एक्सिस के अलॉन्ग होगा, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगा अगर ये प्लस चार्ज होगा तो। और इंटेंसिटी का अमाउंट कितना होगा, qx/4πε0 r² + x² टू द पावर 3/2 है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस 4 पर आते हैं और इस बार जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे वो एक सर्कुलर प्लेट के एक्सियल पॉइंट पर या सर्कुलर डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं केस 4 और इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके थ्रू करना है, एक सर्कुलर प्लेट या सर्कुलर डिस्क की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट P पर जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर लाई कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है इस पूरे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसमें गिवन क्या है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर गिवन है कि इस रिंग का इस रिंग की नहीं, एक सर्कुलर प्लेट जिसकी अगर हम बात करें तो इसका सिग्मा गिवन है। सिग्मा इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, सिग्मा को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट का गिवन है और आपसे पूछा है सिग्मा का मतलब क्या है कि पर यूनिट सरफेस एरिया, इसके पर यूनिट सरफेस एरिया में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सिग्मा है, ये गिवन है। और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने स्टेप्स हम लोगों ने वहां पर यूज किया था सारे स्टेप्स इसमें भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना था, LCD PC का, LCD मतलब L का मतलब लोकेट द लोकेशन पोजीशन एट विच वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। तो सबसे पहले सोचो कि इसकी वजह से इस पॉइंट पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। पहले तो इसको लोकेट कर दिए, नेक्स्ट इसके बाद C का मतलब उस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है। तो अगर इस तरह का सर्कुलर प्लेट है तो सिमेट्रिकल लाइन आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग रिंग जो प्रीवियस केस में हम लोग पढ़े थे तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन यहाँ भी सिमेट्रिकल उसी तरह का आ रहा। तो हम लोग करते क्या है कि ये वाला जो एक्सिस होगा इसको y एक्सिस ले लेते हैं इस पॉइंट पर और यहां से ये वाला जो एक्सिस है इसको x एक्सिस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस हो गया, x एक्सिस। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप ये था कि वी नीड टू कंसिडर अ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इस रिंग में आपको करना क्या है कि एक डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंशियल का कंसेप्ट है थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना होगा क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर कर रहे थे उसको कंसिडर करना बहुत आसान था। लेकिन अगर यहाँ बात करें कि डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग किसको लेंगे तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे सेलेक्ट किया जाता है। कहोगे सर सिंपल, जैसे हम लोग छोटा सा पार्ट ले रहे थे, छोटा सा कोई पॉइंट चार्ज ले लेंगे, नहीं। डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट कंसिडर करने का कुछ एक सर्टेन वे है और ये किस तरह हम लोग कंसिडर करेंगे तो सिंपल ऐसे आप सोचो कि डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या होता है। जो रिंग हम लोगों ने लिया था सेमी सर्कुलर रिंग, पहला डेरिवेशन हम लोगों ने किया था तो एक छोटा सा लेंथ को हम लोग क्या किए थे, एक छोटा सा लेंथ यहाँ कंसिडर किए थे और इस छोटे से लेंथ को हम लोग कह रहे थे कि डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ एक कंडीशन लगा हुआ है कि कोई भी छोटा सा पार्ट उस कंटिन्यूअस बॉडी पर, कोई भी छोटा सा पार्ट उसका डिफरेंशियल एलिमेंट तभी हो सकता है जब उस एलिमेंट, वैसा बहुत सारा एलिमेंट, सही से समझना, एक कंटिन्यूअस बॉडी पर सिलेक्ट किया गया एक छोटा सा पार्ट, उसका सेगमेंट, उसका छोटा सा सेगमेंट एक डिफरेंशियल एलिमेंट तभी हो सकता है जब उस तरह के छोटे छोटे पार्ट को अरेंज करके हम फिर से इस ओरिजिनल शेप को बना पाए, तभी हम कह सकते हैं कि वहां पर डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सोच के देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस कंटिन्यूअस बॉडी पर सिलेक्ट किया गया वो छोटा सा सेगमेंट, ये सेगमेंट हम एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करें, इसका लेंथ क्या है dx है, एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं dx,
एक ऐसा छोटा सा सेगमेंट जिसको अगर हम ऐसा बहुत सारा छोटा सेगमेंट से इस तरह का शेप बना पाए, नहीं बना सकते हो। ऐसा छोटा बहुत सारा dx लेंथ अगर आपको मिल गया तो इस dx लेंथ से एक ऐसा शेप आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? तो मान लो कि एक एलिमेंट हम यहां लिए, ऐसे रख दिए, एक दूसरे एलिमेंट को यहां रख दिए, ये ऐसे बन गया, तीसरे एलिमेंट को ऐसे रख दिए। कहने का मतलब इस तरह के शेप को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल एलिमेंट जब भी या जो सेगमेंट उस कंटिन्यूअस बॉडी का, इस कंटिन्यूअस बॉडी का जो सेगमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, ये सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि इसको अगर हम लोग रिपीट कर दें, मतलब ऐसा ही छोटा छोटा अगर बहुत सारा डिफरेंशियल एलिमेंट लें तो उससे फिर से उस कंटिन्यूअस बॉडी को रीड्रॉ या रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, तभी उसको हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट कहेंगे। ये डिफरेंशियल एलिमेंट हो सकता है ये छोटा सा लेंथ, क्योंकि इस छोटे से लेंथ को अगर हम ऐसा बहुत सारा छोटा सा लेंथ ले लें तो इससे इस तरह का शेप हम बना सकते हैं। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो कहोगे तो सर सारे केस में तो यही होगा? नहीं। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप सोचो इसमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट जो लोगे, एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर ही कट करो और इसी को रिपीट करोगे तो इस तरह का शेप बन सकता है, तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट ये हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ कट कर दिए, ऐसा कोई आर्बिट्री शेप कट कर दिए, तो ये इसका डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस शेप से ये शेप रीगेन नहीं कर सकते हो। मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट तभी हो सकता है जब उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट को लेकर एक ऐसा, मतलब कह सकते हो कि एक ऐसा कह सकते हो कि उसको रखने का तरीका होगा सारे एलिमेंट्स को, कि उस तरह का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिकंस्ट्रक्ट हो जाए, तभी उसको डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हो। जैसे सिंपल इसके बारे में सोचो, इसका शेप कैसा? सिलेंडर। अगर हम छोटा सा अगर यहां पर एक स्क्वायर कट कर दें या छोटा सा एक लेंथ कट कर दें, तो इस सिलेंडर का वो डिफरेंशियल एलिमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरा क्वेश्चन आप सही से समझो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सिंपल ये मान लो एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो इस सिलेंडर का एक डिफरेंशियल एलिमेंट हम चाहते हैं कि कैसा हो, तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट कैसा हो सकता है? तो आप सोच के बताओ, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट अगर मान लो एक छोटा सा लेंथ कट करते हो, यहां से छोटा सा लेंथ, जैसे इसमें छोटा सा लेंथ कट किए थे, तो क्या वो छोटा सा लेंथ इस सिलेंडर का डिफरेंशियल एलिमेंट कहा जा सकता है? तो कैसे वेरीफाई करोगे? वो छोटा सा लेंथ इसका इस सिलेंडर का डिफरेंशियल एलिमेंट तभी हो सकता है जब वैसा बहुत सारा छोटा छोटा लेंथ मिलाकर आप इस तरह के सिलेंडर को कंस्ट्रक्ट कर पाओ। लेकिन आपको लगता है कि एक छोटा सा लेंथ इस तरह कट किए और उन सबको एक जगह रख के बहुत सारा छोटे छोटे उस तरह का लेंथ लेकर क्या एक सिलेंडर बना सकते हो? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर सोचो इसको हम ऐसे इस तरह इसका एक स्लाइस कट करें, मतलब इसको ऐसे कट करें, एक सर्कुलर प्लेट निकलेगा, तो जो सर्कुलर प्लेट होगा उसको हम इस सिलेंडर का डिफरेंशियल एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वैसा छोटा छोटा प्लेट लेकर हम इस तरह का सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफरेंशियल एलिमेंट वही हो सकता है जो उस तरह के डिफरेंशियल एलिमेंट को रिपीट करने पर उस तरह का शेप बन जाए। तो इस सिलेंडर का अगर हम इस तरह कट करें तो एक सर्कुलर प्लेट, उसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल एलिमेंट इसका हो सकता है, क्योंकि उसको अगर रिपीट कर दे तो इस तरह का सिलेंडर बन सकता है। जैसे एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने ओनियन देखा है, प्याज। अगर हम उसकी बात करें तो वो उसको देखते हुए बहुत सारे सर्कुलर मतलब स्फेरिकल लेयर से मिलकर बना है। एक बार उससे अगर हम लोग उसके ऊपर वाले लेयर को हटाते हैं तो फिर उसी तरह का एक लेयर और मिलेगा स्फेरिकल, फिर उसको हटाओगे, फिर उसको हटाओगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक स्फेयर का, उस ओनियन का जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा एक हॉलो स्फेयर होगा। क्यों? क्योंकि वैसा बहुत सारा हॉलो स्फेयर ऑफ डिफरेंट रेडियस मिलकर एक ओनियन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग, मुझे पता है कि पहली बार इंटीग्रेशन को झेल रहे हैं और इस तरह के एलिमेंट्री के कंसेप्ट को झेल रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओनियन का अगर आपसे कोई पूछे कि उसका कोई डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा होगा, तो क्या बोलोगे? एक हॉलो स्फेयर, क्योंकि डिफरेंट रेडियस हॉलो स्फेयर मिलाकर एक ओनियन बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि अगर हम कहें कि किसी भी बॉडी का डिफरेंशियल एलिमेंट वही हो सकता है जब उसको रिपीट करने पर उस तरह का शेप जरूर मिले,
अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब सोचो इतना कुछ बताने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे थे कि इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे थे। किसकी वजह से? इसकी वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप क्या था? एल मतलब लोकेट करना था लोकेशन। इसके बाद सी क्या था? एल सी का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको भी ड्रॉ कर लिए। थर्ड स्टेप ये था कि इसका एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है। तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट कैसा होगा, इस सर्कुलर प्लेट का डिफरेंशियल एलिमेंट कैसा होगा। अब अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट कुछ देर पहले बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करके बताना है कि इसका डिफरेंशियल एलिमेंट कैसा होगा। तब खुद सोच के देखो, क्या एक छोटा सा लेंथ हो सकता है? नहीं हो सकता। एक ऐसा सेगमेंट हमको कट करना है जिसको रिपीट करने पर इस तरह का शेप बन जाए। आपको क्या लगता है कैसा शेप होना चाहिए? बहुत सिंपल सा है। अभी जैसा सिलेंडर के एग्जांपल मैंने बताया था उसी तरह ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस पर अगर एक छोटा सा ऐसा अगर रिंग कट करें, पहले सिंपल सोचो, एक छोटा सा ऐसा रिंग कट कर दे, इस रिंग को ही इसका डिफरेंशियल एलिमेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा डिफरेंट रेडियस का रिंग एक साथ कंबाइन करोगे तो ये सर्कुलर प्लेट बन सकता है। क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट होने का कंडीशन क्या है कि उस तरह के शेप को, डिफरेंट रेडियस के इस तरह के रिंग को अगर हम रिपीट करेंगे तो क्या बन सकता है? इस तरह का सर्कुलर प्लेट बन सकता है। दैट मीन्स इस सर्कुलर प्लेट का जो एलिमेंट्री होगा वो एक छोटा सा लेंथ नहीं होगा, एक सर्कुलर रिंग होगा। ये ध्यान में रख रहे हैं, ये रिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करना था? लोकेट करना था पोजीशन को जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था। सेकंड क्या करना था हम लोगों को? कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना था, उसको भी ड्रॉ कर लिया हम लोग। थर्ड स्टेप क्या था? वी नीड टू सिलेक्ट और डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इस सर्कुलर प्लेट का डिफरेंशियल एलिमेंट आपने शायद देखा होगा कि जैसे सिंपल सीडी कैसेट कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो सीडी कैसेट में क्या होता है कि जैसे देखना कि एक सर्कुलर इस तरह का मतलब वहां पर शेप बना होता है। वो शेप आप कह सकते हो कि किस तरह, उसी शेप को, उसी रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री ऑफ दैट सर्कुलर प्लेट। तो किसी भी सर्कुलर प्लेट का एलिमेंट्री क्या होगा? एक रिंग होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? एलसीडी, पहला काम खत्म हो गया। इसके बाद पीसी का मतलब एलसीडी, पीसी का ईडीएम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना लाइन। तो यहां से देखो, इसके बाद हम लोग क्या किए कि एलसीडी वाला काम कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। पीसी का मतलब, पी का मतलब जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे उसका लोकेशन। तो इसका लोकेशन दिखाना होगा क्योंकि ऐसा डिफरेंट रेडियस का आएगा। तो कहने का मतलब इसका लोकेशन क्या दिखाओगे? तो यहां से दिखाएंगे कि ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग कट करेंगे, अब ध्यान से देखना, इस डिफरेंशियल एलिमेंट को जैसे ही कट करोगे तो इसका लोकेशन दिखाने के लिए यहां पर हम कर क्या रहे हैं कि सिंपल सा ये वाला डिस्टेंस हम लोग दिखा रहे हैं स्मॉल आर है। मतलब ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है भाई? आर डिस्टेंस पर है। और इसका एक एंड आर डिस्टेंस पर है और अदर एंड इससे डी आर डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब कि ये जो इसके दोनों एंड का दिखाना है, तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग कट करेंगे वो डिफरेंशियल एलिमेंट कट करने के बाद आप कह सकते हो सिंपल कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट का ये वाला लेंथ या ये वाला थिकनेस डी आर थिकनेस होगा। क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि इस तरह का सिचुएशन लेते थे तो वहां पर थीटा के बाद हम लोग डी थीटा शो करते थे, उसी तरह आर के बाद ये थिकनेस कितना होगा? डी आर होगा। तो इस रिंग का पोजीशन हम लोगों ने दिखा दिया। जो डिफरेंशियल एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस वाले जो ग्रीन कलर से मैंने यहां पर रिंग बनाया है, रिंग का मतलब क्या है? इस एरिया को नहीं लेना। अब ध्यान रखना कि छोटा सा ऐसा रिंग कट करके बाहर निकाल दिया, वो हॉलो होगा, ये एक प्लेट नहीं होगा। एक प्लेट के अंदर एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं जिसका लोकेशन इसके सेंटर से आर है और इसका थिकनेस कितना है? डी आर। तो एक रिंग हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप था पी मतलब पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट्री। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एलसीडी पीसी। पीसी का मतलब जो हम लोग पोजीशन ड्रॉ करने के बाद चार्ज उस एलिमेंट्री पर हम लोग को क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा। मतलब चार्ज को रिलेट करना होगा। किससे रिलेट करना होगा? उसके चार्ज डेंसिटी से। तो हम लोग करेंगे क्या? ध्यान से देखो, एलसीडी वाला काम कंप्लीट हो गया। पीसी वाला में पी का मतलब क्या करना था? पी का मतलब ये करना था कि इसका लोकेशन दिखाना, तो दिखा दिए। उसके बाद सी का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट्री पर कुछ चार्ज होगा, इस चार्ज को हम डीक्यू मान लेते हैं। इस चार्ज को हम लोग क्या मान लेते हैं? डीक्यू मान लेते हैं। तो इस डीक्यू को रिलेट करेंगे सिग्मा से, क्योंकि जो भी चार्ज इसका होगा
इस एलिमेंट्री जो पार्ट है डिफरेंशियल एलिमेंट, इस पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को सिग्मा से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करोगे? तो हमको पता है, ध्यान से देखना कि dq का मतलब चार्ज ऑन द एलिमेंट्री dq, इस पर चार्ज हम dq मान लिए, तो ये dq कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू dA, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है? सिग्मा। तो इसका एरिया कितना होगा? कुछ एरिया होगा इस रिंग का, उस एरिया को क्या लिख दे? dA। जैसे dq निकालते थे लेंथ के केस में लैम्डा dx, उसी तरह यहां सिग्मा एरिया से रिलेटेड है, तो इस रिंग का सरफेस एरिया कितना ले dA, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। तो जो dq आएगा वो सिग्मा इंटू dA आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से, लेकिन अब हमको dA चाहिए। dA कैसे पता करोगे? तो ध्यान से देखो, ये जो रिंग है इसका dA निकालते हैं। तो dA कैसे निकालोगे? तो ये हम लोग का रिंग कुछ इस तरह है, ये केवल हॉलो रिंग है भाई, ये ध्यान में रखना, ये हॉलो रिंग है, इसके बीच में कुछ चार्ज नहीं है, इसके इधर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि एक सिंपल से एक रिंग कट करके बाहर निकाल रहे हो, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये कुछ नहीं, केवल जो चार्ज होगा, आप ध्यान से देखना, इस रिंग के केवल इस वाले पॉइंट पर सब चार्ज होगा, इधर कोई अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज होगा। जो एलिमेंट्री कट करोगे इसके इस पर चार्ज होगा, ये ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके इधर कुछ नहीं है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट्री कट करके बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, इसी चार्ज को हम लोग कह रहे हैं dq, ये जो चार्ज है इसी को कह रहे हैं dq, और dq का अमाउंट कितना होगा? तो पर यूनिट सरफेस एरिया में चार्ज कितना है? सिग्मा, और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सिग्मा इंटू dA, और ये क्या निकल गया? dq निकल गया। ठीक है, लेकिन हमको dA चाहिए था। dA का मतलब क्या है? इस जो चार्ज इसके सरकमफ्रेंस पर या इसके जो भी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका एरिया चाहिए था, वो सरफेस एरिया चाहिए था। तो वो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? तो इसके सरफेस एरिया को निकालने के लिए ध्यान से देखो, हम लोग करते क्या है कि इस रिंग को क्या इक्विवेलेंट टू, ऐसे मान सकते हो, इस रिंग को हम लोग करते क्या है कि इक्विवेलेंट टू इस रिंग को ऐसे यहां से ब्रेक करके स्ट्रेट कर दिए, ब्रेक करके इसको स्ट्रेट कर देते हैं। तो ब्रेक करके जब स्ट्रेट करोगे तो ये रिंग कुछ ऐसे दिखेगा। देखो यहां से ये वाला जो रिंग है ये कुछ ऐसे दिखेगा। इस रिंग को हम लोगों ने कट करके स्ट्रेट कर दिया। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों किए? तो इसको ऐसा करने के पीछे कारण था क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये जिस इसके सरफेस एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका एरिया चाहिए था, इसका एरिया हमको पता करना है। तो ये एरिया कैसे पता चलेगा? तो इस वाले सर्कुलर पार्ट को हम लोगों ने यहाँ ब्रेक करके इसको एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने पर ऐसा कुछ दिखेगा और इसके सरफेस एरिया पर आप कह सकते हो कि चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये जो एरिया होगा ये एरिया हमको पता करना है। कैसे पता करोगे? तो हमको पता है कि इसका रेडियस r है। तो जब इसको इलोंगेट करोगे तो ये टोटल सर्कमफ्रेंस के लेंथ के बराबर होगा। तो ये वाला लेंथ अगर हम देखें तो यहां से यहां तक का लेंथ 2πr होगा। इसको कट करके इलोंगेट करोगे तो ये टोटल लेंथ कितना आएगा? 2πr, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? r है। इसका रेडियस अगर देखोगे यहां से इसके सेंटर से ये रेडियस r है और इसका थिकनेस कितना है? dr है। तो ये 2πr और ये वाला जो थिकनेस आएगा ये dr आएगा भाई। ये वाला जो इसका थिकनेस है कितना है? dr। ये वाला लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट कितना आएगा? 2πr। ये थिकनेस कितना है? dr। अब क्या करोगे? जैसे लेंथ और dr पता चल गया तो यहां से da निकल जाएगा। da कितना आएगा? da इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2πr इंटू dr। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है? ये डेरिवेशन आप ध्यान में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सरफेस एरिया था उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। 2πr इंटू कितना आ गया? dr, क्योंकि चार्ज को रिलेट करना था किससे? इसके सिग्मा से। तो सिग्मा इंटू da कर दिए और da पता करने के लिए इस रिंग को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस एक्सटेंड करने से बेनिफिट क्या मिला कि जो सरफेस एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से कोई सरफेस एरिया डायरेक्ट नहीं निकलता, क्योंकि ये थिकनेस भी है ना भाई। हमको वो वाला एरिया चाहिए था जिस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इसको हम क्या किए? स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिए, मतलब स्ट्रेट कर दिए। स्ट्रेट करने पर ये लेंथ कितना होगा? 2πr, क्योंकि इसका रेडियस r लिए हो और इसका थिकनेस कितना था? dr। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या दे देगा? इसका जो छोटा सा एरिया था डिफरेंशियल एरिया वो निकल गया। तो रिंग का डिफरेंशियल एरिया निकल गया। देयरफॉर यहां से dq निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो dq आएगा, देयरफॉर dq आएगा सिग्मा इंटू da। da का मतलब क्या है? ये वाला एरिया 2πr dr लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? देख लो, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, dq हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट अब सोचो क्या करोगे? dq निकालने के बाद क्या करते हैं? LCD PC चार्ज को रिलेट करना था, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेट कर दिए। अब LCD PC का EDM का मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे, डायरेक्शन निकालने के बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ये सोचो, ये जो एलिमेंट्री रिंग है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर यहां सेट करेगा, और ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसकी वजह से एक इंटेंसिटी वेक्टर होगा, वो हमको पता करना है। तो बता सकते हो कितना होगा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, ध्यान से देखना। इस रिंग की वजह से, केवल हम इस पूरे सर्कुलर प्लेट की बात नहीं कर रहे, केवल इस रिंग की वजह से यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि एक रिंग है, तो इस रिंग की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑलवेज अलोंग दिस एक्सिस होता है और अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होता है। इसका अमाउंट Qx/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है भाई। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगा वो Qx/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 आता है। तो ये एक्चुअली रिंग है भाई। तो ये एलिमेंट्री है, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है कि रिंग है, इसका कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट आप Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इस पर जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, वो एक खुद अपने आप में कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, खुद वो एक सर्कुलर रिंग है। तो इस रिंग के ये एक्सियल पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो इस रिंग की वजह से जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएगा हमको पता है कि इसके एक्सिस पर उस पॉइंट पर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसको हम लोग इस पॉइंट पर होगा और अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये डी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे क्यों आएगा। क्लियर, डी वेक्टर को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो रिंग था, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इसके एक्सिस के अलॉन्ग होगा और इस पॉइंट से अवे होगा, जो हम लोगों ने वहां देखा था। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हम लोगों ने वहां से उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्योंकि रिंग का डेरिवेशन हम लोगों ने कर चुका है। तो मॉड ऑफ डी कितना आएगा भाई, मॉड ऑफ डी आ जाएगा क्यू का मतलब इस एलिमेंट्री का चार्ज मतलब डी क्यू इंटू इस एलिमेंट्री रिंग से ये वाला कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, तो भाई एक से डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, फिर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ r कौन सा लोगे, इसका, इस एलिमेंट्री की वजह से निकाल रहे हैं तो यहाँ स्मॉल r, क्योंकि वहां r था इस रिंग का रेडियस, यहाँ स्मॉल r है और कैपिटल R यहां पर इस पूरे सर्कुलर प्लेट का रेडियस R है, लेकिन इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो यहां स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर कितना आ जाएगा 3/2। मॉड ऑफ टी निकल गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, 6 स्टेप कंप्लीट हो गया। 7वां स्टेप क्या था, इफेक्टिव कंपोनेंट निकालना। तो इसका इफेक्टिव कंपोनेंट अब कैसे निकालोगे, क्योंकि 7वें स्टेप में इफेक्टिव कंपोनेंट चाहिए था। तो इफेक्टिव कंपोनेंट तभी निकालते हैं, ये ध्यान रखना। यहां से और एक नई चीज आप सीखोगे कि इफेक्टिव कंपोनेंट हम लोग कब निकालते हैं, तो इफेक्टिव कंपोनेंट हम लोग तभी निकालते हैं क्योंकि अब इसके बाद मैंने आपको खुद ही बताया था, या तो इसको वेक्टर से बना सकते हो 7वां और 8वां स्टेप यूज करके, या स्केलर से बना सकते हो। तो हम लोग स्केलर का यूज करेंगे। तो स्केलर का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट चाहिए। तो ये देखो, अगर ये वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता तब यहाँ इफेक्टिव कंपोनेंट निकालते। यहां पर क्या है कि ये एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये आप कह सकते हो कि एक एक्सिस एक्स के अलॉन्ग लाई कर रहा है। अगर ये एक्स के अलॉन्ग लाई कर रहा है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा। दैट मीन्स यहां पर आप खुद से सोच के देखो, यहां पर जो डी वेक्टर है इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो यह इफेक्टिव कंपोनेंट की बात नहीं आएगी। क्योंकि इफेक्टिव कंपोनेंट का कंसेप्ट कब आता है, जो डिफरेंशियल एलिमेंट जो इंटेंसिटी सेट करता है, अगर वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, वहां पर इफेक्टिव कंपोनेंट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि वहां पर उसका जो मिरर इमेज आता है, जो दूसरा डिफरेंशियल एलिमेंट, वो इस वेक्टर के कंपोनेंट को कैंसिल आउट करता है। लेकिन ये वेक्टर खुद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो यहां इफेक्टिव कंपोनेंट खुद यही वेक्टर हो जाएगा। इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जिसका इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन है। तो जो टोटल इंटेंसिटी में इस रिंग का इंटेंसिटी इधर आएगा। अच्छा सोचो, एक और रिंग लेते तो उसका इंटेंसिटी किधर आता, इधर ही आता। एक और रिंग लेते उसका इंटेंसिटी भी क्या आता, उधर आता। दैट मीन्स किसी का भी एक्स कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, किसी का भी वाई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। यहां जो भी इंटेंसिटी सेट हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा बहुत सारा एलिमेंट्री इसमें होगा, ऐसा बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट होगा। तो ये जो पहला डिफरेंशियल एलिमेंट है भाई, इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है। जो दूसरा लेते उसके कारण क्या होता, उसी डायरेक्शन में आएगा।
तीसरा एलिमेंट्री लेते उसके कारण उधर ही आता, लेकिन जब इसमें डेरिवेशन आप कर रहे थे तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां ले रहे थे तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर आ रहा था और इसके ठीक सामने वाले की वजह से इधर आ रहा था, इसीलिए कुछ कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा था। लेकिन यहां क्या है कि एक एलिमेंट्री को छोड़कर कोई और एलिमेंट्री लोगे तो उसका भी डी इसी एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्योंकि वो भी एक रिंग होगा और रिंग की वजह से इंटेंसिटी ऑलवेज एक्सिस के लॉन्ग आता है। कोई और एलिमेंट्री लेते उसके लिए भी इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में आता है, इसलिए यहां इफेक्टिव कंपोनेंट खुद ये वेक्टर पूरा का पूरा होगा, इसका कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि यहां पर इफेक्टिव कंपोनेंट स्केलर मेथड से ही कर रहे हैं, तो यहां पर हियर इफेक्टिव कंपोनेंट ये खुद ये डी वेक्टर होगा भाई, और कुछ नहीं होगा, टोटल का टोटल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा। देयरफॉर नेट इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ई वेक्टर का मॉड आप लिख सकते हो कितना आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आपने कैलकुलेट किया कितना आएगा, क्यू डी क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और यहां से आप कह सकते हो कि डी क्यू का वैल्यू पुट करते हैं। पहले डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, ये समझ में आया कि नहीं है। इफेक्टिव कंपोनेंट खुद यही वेक्टर होगा भाई, इसका कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसलिए इफेक्टिव कंपोनेंट मॉड ऑफ डी, और नेट इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, इस डी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो देखो कैसे यूज करेंगे। तो डी क्यू का वैल्यू हम लोगों ने यहां से पुट कर सकते हैं, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, और कह सकते हो ये वाला एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अच्छा देखो तो क्या क्या कैंसिल होगा, 2 पाई से ये वाला कैंसिल हो गया 2। अच्छा जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट आपको दिख रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो कांस्टेंट होगा। एक्स बताओ कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, तो हर एलिमेंट्री के लिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, तो एक्स कांस्टेंट है, ये भी बाहर जाएगा, यहां से क्या बचेगा आर डी आर, और आर वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल चेक करने का तरीका क्या है, एक एलिमेंट्री को छोड़कर कोई और एलिमेंट्री लोगे तो उसके लिए आर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, इसलिए आर को बाहर नहीं ले सकते हो, डी आर तो खुद वेरिएबल है। अच्छा ये वाला कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन में देखो फिर लिमिट पुट करना होगा, लिमिट पुट करो, वेरिएबल क्या है आर, आर वेरिएबल है, आर किस क्या है, इसका रेडियस एक एलिमेंट्री का, तो ऐसा एलिमेंट्री कहां से कहां होगा, ऐसा एलिमेंट्री सेंटर से लेके बाहर तक होगा, क्योंकि जब इसका लिमिट पुट करोगे चेक करना होगा उसका डिफरेंशियल एलिमेंट कहां से कहां तक होगा, तो ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट सेंटर से लेके कहां तक होगा, अब बाहर वाले सर्कमफरेंस तक होगा, ये ना भाई, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट्री इसके सेंटर से लेके यहां तक होगा, तो जो एलिमेंट्री सेंटर पर होगा उसका आर का वैल्यू कितना आएगा 0, उसके लिए स्मॉल आर कितना आएगा 0, और जो बाहर वाला पार्ट होगा उस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए आर का वैल्यू कितना होगा कैपिटल आर, तो यहां लिमिट क्या पुट करोगे 0 to r, यहां लिमिट क्या हो गया 0 to r, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम यहां नहीं बताते हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग बायो वाले हैं, बहुत लोग अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे। डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आउटपुट आता है वो मैं लिख देता हूं, और इसका मेथड का नाम भी बता देता हूं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां पर आप खुद से इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे टोटल टर्म को तो पता है कितना आएगा, ये सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 to r, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कैसे आया ये मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूं, इसको सिंपल कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर इंटीग्रेशन का किसी को नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, तो आप क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर मान लेना, जिससे जेड स्क्वायर मानोगे तो हम लोग कह सकते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आ गया, और वहां से इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट जो आएगा, फाइनल रिजल्ट मैंने लिख दिया -1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया इंटीग्रेशन पता है, आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट इतना आ गया। अब सोचो, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर देख सकते हो जो टोटल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से फिर क्या करेंगे भाई, ऐसे लिख सकते हो, अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करो तो -1 बाई स्मॉल आर की जगह क्या जाएगा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन पहले से फिर एक नेगेटिव साइन आता है तो प्लस हो गया 1 बाई
स्मॉल आर की जगह 0, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। क्लियर। अब देखो देयरफॉर यहां से इंटेंसिटी लिख सकते हो ई वेक्टर का मॉड सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हो, इसको पहले लिख देते हैं 1 बाई रूट, ये तो x हो जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा देखो x को अंदर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x अंदर चल गया तो 1 माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या निकल गया मॉड ऑफ ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो अगर ये जो फॉर्मूला निकला है ये किसका निकला है, सर्कुलर प्लेट की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट आर एक्स डिस्टेंस पर जो नेट इंटेंसिटी होगा उसका इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सोचो कि ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, जरूरत पड़े तो इसको जब आप देख लियो तो फिर से एक बार इसको बैक करके फिर से इस वीडियो को देखना, जिससे ये डेरिवेशन मैंने कैसे किया ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, तो एक सर्कुलर प्लेट की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी आएगा उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा और उसका डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग दिस लाइन आएगा। दैट मीन्स आपको याद क्या रखना है कि एक सर्कुलर प्लेट लेंगे तो इसकी वजह से, ये सर्कुलर प्लेट की वजह से सिंपल ऐसे दिखा सकते हो, एक सर्कुलर प्लेट ले लिए और इसके एक्सियल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट आएगा। डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।